वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक ठाक हूँ, आप सब लोग कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। आप में से जो लोग इस वक्त ऑनलाइन हैं वो अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें, और जिन लोगों ने अभी तक प्रोफाइल्स के लिंक सबमिट नहीं करवाए हैं वो करवा दें, क्योंकि इस वीक हम लोग क्या कहते हैं दोबारा से स्टूडेंट्स को रिमूव करने वाले हैं जिनकी अटेंडेंस एक तो कम है और दूसरा जिन्होंने प्रोफाइल्स वगैरह सबमिट नहीं करवाए हुए हैं। स्पेशली फाइवर की भी तो जिसने प्रोफाइल सबमिट नहीं करवाई है। अभी भी क्या कहते हैं डीजी खान के ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी प्रोफाइल अभी तक नहीं आई हैं। रहीमिया खान के भी हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू रहीमिया खान डीजी खान के ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने अभी तक अपनी प्रोफाइल सबमिट नहीं करवाई है। ठीक है, तो आप लोग ज़रा अपनी प्रोफाइल सबमिट करवा दें। अगर आप में से कोई ऐसा शख्स ऑनलाइन है, जैसे कि मुझे याद पड़ता है अयाज भट्टी काफ़ी ऑनलाइन रहता है स्टूडेंट, ठीक है, क्वेश्चन वगैरह भी करता रहता है, लेकिन इनकी भी प्रोफाइल नहीं आई। इसी तरह सज्जाद हसैन जो हैं ये भी ऑनलाइन रहते हैं और इनकी प्रोफाइल अभी तक नहीं आई। तो अपनी प्रोफाइल्स आज सबमिट करवा दें। और आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? ज़रा ये भी कंफर्म कर दें। आ रही है, मैंने चेक कर लिया। फ्रीलांसर पे अगर आपसे कार्ड डिटेल मांग रहे हैं तो आप उसको स्किप कर दें, या अगर आपके पास कोई डेबिट और क्रेडिट कार्ड है आप उसको ऐड कर सकते हैं। और बिडिंग आप ऐसे कह रही हैं जैसे आपने पहले दिन ही ऑर्डर ले लेना है। तो आप अगर अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर इन केस कार्ड नहीं आ रहा है तो उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। आपके जो पैसे हैं वो freelancer.com के ऊपर सेव होते जाएंगे, या फिर अगर फाइवर के ऊपर ऑर्डर आ रहे हैं आपके जो पैसे हैं वहाँ पर सिक्योर ही रहेंगे। ठीक है, तो इसमें ये नहीं होना है कि कार्ड आया नहीं तो ऑर्डर मिल गया तो क्या करेंगे। ऐसा नहीं होता है कि अगर आपके पास $5 का ऑर्डर आया है तो आप उसको विड्रॉ करवा लेंगे। लिमिट्स होती हैं कि आप जब तक कितने पैसे अर्न नहीं कर लेंगे जब तक आप पैसे विड्रॉ नहीं करवा सकते। आमतौर पे $10 या $15 की लिमिट होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। तो कार्ड नहीं आया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिड नहीं करनी है या फाइवर के ऊपर कोई ऑर्डर कंप्लीट नहीं करना है। पैसे तो बाद में भी निकलते रहेंगे, पहले कलेक्ट तो करें पैसे। बल्कि मेरे ख्याल से फाइवर या फ्रीलांसर के ऊपर पैसे जो हैं वो ज़्यादा सिक्योर हैं एज़ कम्पेयर टू कि आपके पॉकेट में आके खर्च हो जाए। सोशल मार्किंग। वैसे कितने स्टूडेंट्स के कार्ड आ गए ज़रा बताएं। जिन स्टूडेंट ने इस वीक या पिछले वीक कार्ड बनाए थे उनके कार्ड तो काफ़ी दिनों बाद आएंगे, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था कि पेनियर्स जो है वो सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से उन्होंने अपनी सर्विसेज को कुछ दिन के लिए मुअत्तल किया था, जो कि कल सुबह पता नहीं आज सुबह जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो चुकी है। अम्मारा अंसारी, इससे रिलेटेड आपने मेरा जाके लेक्चर देना है, देखना है, जिसका नाम क्या था, बिजनेस प्रपोजल के नाम से। इसको लेक्चर को देखें। ये पूरा लेक्चर इसी के ऊपर है कि आपने बिडिंग करते हुए या बायर रिक्वेस्ट सेंड करते हुए क्लाइंट को क्या लिखना है और कैसे बिड करना है। बिजनेस प्रपोजल का लेक्चर। बल्कि आज हम लोगों ने इसके ऊपर थोड़ी सी बात भी करनी थी। आप लोगों को मैंने एक असाइनमेंट दी थी कुछ दिन पहले, जिसे मैंने आपसे कहा था कि आप लोगों ने अपने बायर रिक्वेस्ट जो आप लोगों ने सेंड की हुई हैं
जिन लोगों ने बाय रिक्वेस्ट सेंड की हुई हैं उनको ऑर्डर क्यों नहीं आ रहे, तो उन लोगों की मैंने बाय रिक्वेस्ट चेक की थी। तो पहले हम लोग थोड़ा सा बिजनेस प्रपोजल के ऊपर या बाय रिक्वेस्ट के ऊपर बात करेंगे। लेक्चर नंबर 9 है, ठीक है। जियालॉजी तहरीन ने बता दिया कि लेक्चर में है। बिल्कुल, अगर आपको क्या कहते हैं, शायद पिछले वीक भी बताया था, वकार वकार ने बताया था, या वकास जो भी नाम है, एनक वाला जो एक स्टूडेंट है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वकार है या वकास है, उन्होंने बताया भी था कि अब आपकी जो डेट्स हैं, आपने उस डेट्स के अंदर जाके पोस्ट ऑफिस में जाकर पूछना है कि आपकी कोई ईमेल तो नहीं आई है, क्योंकि अगर क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के जो लोग हैं वो थोड़े से काम चोर हैं। वो कहते हैं कि मेल जो है आप हमारे डाकखाने से ही वसूल कर लो, हम आपके घर तक नहीं आ रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। तो अगर आपने वसूल नहीं की उनके पास जाकर, तो डेफिनेटली आपका जो कार्ड है वो वापस चला गया होगा। ये आपको पिछले हफ्ते ही बताया था कि एक दफ़ा जाकर पूछ लें, और ज़रूरी नहीं है जाके पूछना, कॉल करके पूछ लें। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के जो नंबर हैं, आपके घर के पास वाला जो है, हर उस इलाके का एक अलग पोस्ट ऑफिस होता है, आप उनसे जाके पूछ सकते थे। ठीक है, तो अगर अभी भी आपकी वकार नेम है, अगर अभी तक आपका कार्ड नहीं आया तो आप उनके साथ, और आपकी डेट गुजर चुकी है, तो आप जाकर उनसे पूछ सकते हैं कि आपकी कोई इंटरनेशनल ईमेल तो मेल तो नहीं आई है, कोई कार्ड तो नहीं आया, और वहाँ से जाके आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, एक बंदा कह रहा है वकार नाम है, एक बंदा कह रहा है वकास नाम है। ठीक है, अगर नहीं आया तो कोई इशू नहीं है। आप लोगों को पता होना चाहिए कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया के अंदर जो डाक का निज़ाम है वो बहुत ज़्यादा स्लो हुआ है। इवन हम लोग अगर बात करें टीसीएस की बात करें, टीसीएस पहले क्या कहते हैं, एक दिन के अंदर अंदर डिलीवरी कर देता है, यानी कि अगर आपने आज ऑर्डर किया तो कल तक आपको मिल जाता था। लेकिन अब टीसीएस वाले भी जो है वो क्या कर रहे हैं, हफ्ता हफ्ता लगा रहे हैं अपनी डिलीवरी, चाहे वो विद इन सिटी क्यों ना हो। तो इसलिए डिलीवरी आजकल स्लो चल रही है। बस एनीवेज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को आ गया, काफ़ी सारे स्टूडेंट ने यहाँ पे लिखा है कि उनको कार्ड मिल गया। तो आप लोगों को भी मिल जाएगा अगर आपने सही एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। और एक बार अगर खुद से चक्कर लगा लेंगे पोस्ट ऑफिस का तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि आपको उसकी अपडेट मिल जाए। ठीक है, और आपके लैब मैनेजर ने यहाँ पर लिखा है कि अपनी फटाफट से अटेंडेंस लगा लें, इन केस अगर आप लोगों ने अभी तक अटेंडेंस नहीं लगाई है। रिमाइंडर जुल्फ़कार जहांगीर, अच्छा ठीक है, तो अपनी अटेंडेंस फटाफट से लगा लें। पोस्ट ऑफिस वाले डेफिनेटली विंटर में भी नहीं आते, क्योंकि विंटर में सर्दी इतनी होती है, क्या करें वो भी बेचारे, गर्मियों में गर्मी, सर्दियों में सर्दी। अच्छा जी, तालिया मुराद कह रही हैं कि आपको ट्रैकिंग आईडी भी मिला हुआ है, आप उसके ज़रिए भी जो है क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। अगर डेफिनेटली, क्योंकि फ्री पोस्टिंग वाला आ रहा है तो उसमें ट्रैकिंग कोड जो है वो प्रॉपर नहीं आता, या उसमें सही से इंफॉर्मेशन नहीं आता। ठीक है, कार्ड आ जाएगा, उसकी टेंशन ना लें। नहीं आएगा तो हम दोबारा मंगा लेंगे, फ्री के तो कार्ड है उसमें भी कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, एनीवेज हम लोग, आप सब लोग ने होप अटेंडेंस लगा ली होगी। हम लोग अपना लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपके साथ थोड़ा सा बिजनेस प्रपोजल या हम लोग बाय रिक्वेस्ट की बात कर लेते हैं। मैंने आपसे आज से एक हफ्ता पहले या 2 हफ्ता पहले या 1.5 हफ्ता पहले आप लोगों से कहा था कि आपने अपने बाय रिक्वेस्ट जो आप लोगों ने सेंड की हुई है, आपने उनके स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करने हैं, ताकि मुझे पता चल सके कि आप क्या गुल खिला रहे हैं, यानी कि आप किस तरह की बाय रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं कि आपको ऑर्डर नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ ये वाली, सिर्फ 41 स्टूडेंट ऐसे थे, 41 में से भी मेरे ख्याल से सिर्फ 35 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन लोगों ने अपनी बाय रिक्वेस्ट सेंड की थी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ बाय रिक्वेस्ट आपको रीड करके दिखाऊंगा, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह की बाय रिक्वेस्ट हम लोग सेंड नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगला अगला बंदा जो आपकी बाय रिक्वेस्ट रीड कर रहा है वो भी इंसान है, वो कोई रिपोर्ट नहीं है जो आपकी इतनी इतनी लेंथी लेंथी बाय रिक्वेस्ट पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। ये क्या है सर, आई ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग इनकी बात कर लेते हैं। ये दोनों बाय रिक्वेस्ट ऑलमोस्ट सेम इन्होंने लिखी हुई है, सेम स्टाइल है। ठीक है, इसको इन्होंने क्या किया हुआ है, इसको इन्होंने पर्सनलाइज नहीं किया, इन्होंने जर्नल बाय रिक्वेस्ट सेंड किया। जबकि मैंने जब बिजनेस प्रपोजल आपको पढ़ाया था
मैंने आपको बताया था कि जितनी ज़्यादा आप अपने क्लाइंट से पर्सनलाइज होंगे वो उतनी ही उसी के हिसाब से आपको रिप्लाई करें। अब यहाँ पे एक और बाय रिक्वेस्ट मैं आपको दिखाता हूँ। मोहम्मद खान के नाम से एक स्टूडेंट है, इनकी बाय रिक्वेस्ट तो माशाल्लाह से एक पूरी लाइन की भी नहीं है, हार्डली आधी आधी लाइन की। पहली इनकी बाय रिक्वेस्ट है, आई विल क्रिएट ब्लॉग फॉर यू, दैट्स इट। ठीक है। दूसरी बार रिक्वेस्ट है, आई विल प्रोवाइड एसईओ सर्विस, दैट्स इट। ठीक है। तीसरी प्रोवाइड है, आई विल प्रोवाइड यू बेस्ट एसईओ सर्विस, दैट्स इट। ठीक है। एक और बार रिक्वेस्ट है, आई विल इंक्रीज योर वेबसाइट स्पीड टू 90। ठीक है। तो डेफिनेटली इन बेसिस के ऊपर तो कोई भी आपको ऑर्डर नहीं करेगा जब आपने उनको बताया ही नहीं है कि एज फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ पे लिखा है आई विल प्रोवाइड यू बेस्ट एसईओ सर्विस, आपने जब उनको ये बताया नहीं है कि आप एसईओ सर्विस के अंदर क्या क्या करने वाले हैं, ऑन पेज एसईओ सर्विस ऑफर कर रहे हैं, ऑफ पेज एसईओ ऑफर कर रहे हैं, टेक्निकल स्टफ यहाँ पे ऑफर करेंगे या नहीं करेंगे, ऑन पेज कर रहे हैं तो उसके अंदर किस हद तक आप उसके ऊपर काम करेंगे, अगर ऑफ पेज एसईओ ऑफर कर रहे हैं तो किस टाइप के बैकलिंक्स बनाएंगे, कितना टाइम लगेगा। ठीक है। इतना कुछ हो सकता था और इन्होंने यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया। नंबर 2, यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इन्होंने कहा आई विल प्रोवाइड यू एसईओ सर्विस और आगे लिखा हुआ है कि मैं सारा काम $5 में कर दूंगा या $5 में कर दूंगी। ठीक है। एसईओ के अगर $5 लगने लग गए फिर तो लोगों ने ऑनलाइन अर्निंग करने लग गए। ठीक है। एसईओ के आमतौर पे जो हम लोग बाय रिक्वेस्ट से ऑर्डर्स लेते हैं, एक तो वो फिक्स नहीं होते हैं, आमतौर पर मंथली बेसिस के ऊपर होते हैं, लाइक 100, 200, $300 पर मंथ होते हैं। इसके अंदर इन्हें ये कहना चाहिए था कि मुझे मजीद इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, मैं कीवर्ड के ऊपर काम करके आपको बताती हूँ कि कितने पैसे लगेंगे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, क्योंकि हर कीवर्ड का कंपटीशन जो है वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे क्या कह दिया, आई विल प्रोवाइड यू एसईओ सर्विस टू यू, और अगले बंदा आगे से कह दे कि मुझे फेसबुक को कंप्लीट करना है, तो फिर आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, ऑर्डर कैंसिल करना पड़ेगा और आपकी जो रेटिंग है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी फाइवर से। और फाइवर एक वक्त आएगा जब आपकी रेटिंग 90 से कम होना शुरू हो जाएगी, एक वक्त के ऊपर आके फाइवर आपको ब्लॉक भी कर देगा। ठीक है। इसी तरह इन्होंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है मुख्तलिफ, यानी कि इन्होंने ऐसी रैंडमली बस सर से ऊपर जैसे उतारते नहीं है बाय रिक्वेस्ट, इस तरह से कोई नहीं ऑर्डर आता। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और बात कर अच्छा यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता दूँ, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे बिल्कुल अनरियलिस्टिक किस्म की बाय रिक्वेस्ट सेंड की हुई है कि $5 में वेबसाइट रैंक कर दूंगी या $5 में आपकी स्पीड जो है वो वेबसाइट की स्पीड 90 कर दूंगी। तो आपको ये बता दूं, इस तरह की बाय रिक्वेस्ट के ऊपर आमतौर पे क्लाइंट ऑर्डर भी कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि उसको पता होता है कि आप एक नए बायर हैं, आपने गलती से अगर बाय रिक्वेस्ट सेंड कर भी दी है तो आपको ये काम करना ही करना होगा, वरना आपको आपका जो अकाउंट है वो ब्लैक लिस्ट हो सकता है। तो इस तरह की हरकतें ना करें। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, खैर ये वाला स्टूडेंट तो नहीं है, कोई मुख्तलिफ, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं तकरीबन अभी तक 7 स्टूडेंट ऐसे आ चुके हैं पिछले 2 वीक के अंदर, जिनके 7 के 7 स्टूडेंट ने अपने ऑर्डर कैंसिल किए हैं। क्यों ऑर्डर कैंसिल किए हैं? उन्होंने ऐसे गिग्स लगाए हुए हैं जो कि हमने नहीं पढ़े। ठीक है। उन्होंने ऐसे गिग्स लगाए हुए हैं जो काम उन्हें खुद भी करना नहीं आता है। उन्हें वो गिग क्यों लगाए हुए हैं? उन्हें वो गिग इसलिए लगाए हुए हैं क्योंकि फाइवर के ऊपर उन्हें नजर आया कि इन गिग्स के ऊपर ऑर्डर आ रहे हैं, तो चलो हम भी ये वाला गिग लगा लेते हैं। ठीक है। जब आपको कोई काम ही करना नहीं आता है तो आप वो वाला काम का गिग क्यों लगा रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे ने यहाँ पे वेबसाइट डेवलपमेंट का गिग लगाया हुआ था, उस बंदे को ऑर्डर आ गया, अब वो आगे से क्या कह रहा है, मुझे सर कह रहा है सर इस ऑर्डर को कंप्लीट कर दें। ठीक है। मैं यहाँ पे डेवलपर नहीं हूँ, अगर मुझे प्रोग्रामिंग आती भी है तो डेफिनेटली मैं आपके यहाँ पे ऑर्डर्स कंप्लीट करने के लिए नहीं बैठा हुआ। ठीक है। ऑर्डर्स आप लोगों ने खुद कंप्लीट करना है। तो अभी तक तकरीबन 7 स्टूडेंट्स ऐसे हो चुके हैं जिन्हें अच्छे अच्छे खासे ऑर्डर्स भी आए हैं। एक स्टूडेंट को तो मेरे ख्याल से $200 का भी ऑर्डर आया था, लेकिन वो सारे के सारे ऑर्डर उन्हें कैंसिल करने पड़े हैं। क्यों कैंसिल करने पड़े हैं? क्योंकि उन्होंने अनरियलिस्टिक किस्म की बाय रिक्वेस्ट सेंड की हुई है। ठीक है। बायर ने अगर फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है कि ये काम कर दो मैं तुम्हें $200 दूंगा, उन्होंने वहाँ पे बाय रिक्वेस्ट सेंड की, उन्हें वो ऑर्डर मिल गया। जब ऑर्डर मिल गया तो उसके बाद उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि ऑर्डर करना कैसे, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ कभी पढ़ी नहीं है या मैंने वो चीज़ अभी तक यहाँ पे नहीं सिखाई हुई। तो ऐसी हरकतें ना करें, सिर्फ वही वाले गिग लगाएं जो काम आपको आता है, सिर्फ वो उसी जगह पे बाय रिक्वेस्ट सेंड करें जो काम आपको आता है। अगर नहीं आता है तो ना करें। ठीक है। कोई आपसे बायर जो है आपसे गन पॉइंट के ऊपर काम नहीं करवा सकता है। इसी तरह का हम लोग इस सॉरी ये दोबारा से खुल गया।
बंद हो जाए। इसी तरह अगर हम लोग मजीद बाय रिक्वेस्ट की बात करें, फॉर एग्जांपल क्या नाम है, जो भी नाम है, जाम मोहम्मद आसिफ की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अगर आप लोग नोट करें, अगर आप लोगों को नजर आ रहा है कि ये दोनों बाय रिक्वेस्ट सेम है, इन्होंने यानी कि जो चीज यहाँ पे लिखी है सेम वही चीज यहाँ पर लिखी है, एक्सेप्ट इन्होंने प्राइस का डिफरेंस रखा है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे प्राइस $100 कर दी है और यहाँ पे $40 कर दिया है। उसके अलावा जो ये बाकी बिजनेस प्रपोजल है वो सेम टू सेम है, एक वर्ड का भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, जब आप इस तरह से बाय रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो फाइवर का एक स्पैमिंग रिपोर्ट होता है, वो क्या करता है, वो इस तरह की बाय रिक्वेस्ट को आपके बायर तक दिखाता ही नहीं है। ठीक है, ये बात समझ आ गई है। अगर आप सेम बाय रिक्वेस्ट बार बार कॉपी पेस्ट करके सेंड करते जाएंगे, सिर्फ उसमें प्राइस चेंज करेंगे या डेज चेंज करेंगे, तो क्या होगा उसका फायदा और उसका नुकसान क्या होगा? उसका नुकसान ये होगा कि फाइवर के जो रिवॉर्ड्स हैं वो आपकी बाय रिक्वेस्ट क्लाइंट तक पहुंचाएंगे ही नहीं। ठीक है, फाइवर कहता है कि जब आप इतनी मेहनत नहीं कर सकते कि बाय रिक्वेस्ट बायर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक लिख सकें, तो फिर हम आपकी बाय रिक्वेस्ट क्यों किसी को दिखाएं? ठीक है, बात समझ आ गई है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ कि इस बंदे ने एक लाइन में कुछ लिखा है, इन्होंने इतना बड़ा बिजनेस प्रपोजल लिख लिया। ठीक है, इस बंदे ने कोई 10 लाइनों पे कुछ लिखी हुई है अपनी रिक्वायरमेंट, इन्होंने इस बंदे को भी सेम वही बिजनेस प्रपोजल लिखा है। तो आम जनरल सी बात है, कॉमन सेंस सी बात है कि फाइवर आखिर ये बाय रिक्वेस्ट क्यों शो करवाएगा। ठीक है, फाइवर जब ये देखेगा कि सेलर या फ्रीलांसर इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो इतना काम ही नहीं कर रहा है अपनी बाय रिक्वेस्ट सेंड करने में, बिजनेस प्रपोजल को वो पर्सनलाइज ही नहीं कर रहा है, वो उसको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक लिख ही नहीं रहा है, तो हम उसके बिजनेस प्रपोजल को क्यों दिखाएं? इससे बेहतर ये है कि हम लोग उन लोगों के बिजनेस प्रपोजल को दिखाते हैं जिन लोगों ने अपना बिजनेस प्रपोजल कॉपी पेस्ट नहीं किया हुआ, जिन लोगों ने अपना बिजनेस प्रपोजल क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक लिखा हुआ है, जिन्होंने क्लाइंट के सोल्यूशन को अपनी बाय रिक्वेस्ट के अंदर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो ये कॉपी पेस्ट वाला काम तो बिल्कुल भी मत करें। उसके बाद हम लोग एक और बिजनेस प्रपोजल के ऊपर आते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं जर्नली बात कर रहा हूँ तो आप लोग इससे थोड़ा सा आइडियाज ले सकते हैं। And editing, I'm glad I have the opportunity to remember request I pay. I'm opportunity with you. ये मुझसे पढ़ा ही नहीं जा रहा, इतना छोटा टेक्स्ट है। आप लोगों ने वैसे इतने छोटे छोटे से स्क्रीनशॉट्स क्यों भेजे हुए हैं? रीडेबल ही नहीं है, कुछ बड़ा हाई क्वालिटी का भेजते हैं। एनीवेज ट्राई करते हैं। सर कितने वर्ड के होना चाहिए बाय रिक्वेस्ट? अच्छा, अब यहाँ पे एक और अगेन से इस बंदे ने तो एक भी पिछले वाला जो मैंने आपको दिखाया था ना कॉपी पेस्ट वाला, उसके अंदर चले उन्होंने प्राइस वगैरह तो चेंज किया हुआ था थोड़ा बहुत, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, इन्होंने तो प्राइस या कुछ चीज भी चेंज नहीं किया, इन्होंने सेम कॉपी पेस्ट तीन इन्होंने बिजनेस प्रपोजल हमारे साथ शेयर किए हैं या बाय रिक्वेस्ट इन्होंने हमारे साथ शेयर किए हैं, तीनों टोटली कॉपी पेस्ट हैं। ठीक है, अभी नहीं ये लग रहा होगा कि बायर मुझे रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है। भाई बायर के पास आपके बिजनेस प्रपोजल जा ही नहीं रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि फाइवर ने आपको स्पैमर कंसीडर कर लिया है। फाइवर कह रहा है ये बंदा तो सेम चीज बार बार सेंड कर रहा है, हम इसको स्पैमर कंसीडर कर लेते हैं। जैसे जीमेल के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, जीमेल के अंदर आपके पास एक साइड लेफ्ट साइड के ऊपर एक हेडिंग होती है स्पैमिंग के नाम से, तो वहां पे क्या जाती हैं, स्पैम ईमेल्स जाती रहती हैं, ऐसी ईमेल्स जो कि बार बार रिपीट हो रही होती हैं। सेम इसी तरह बायर के पास आपके बिजनेस प्रपोजल जा ही नहीं रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि फाइवर ने आपको स्पैमर कंसीडर किया हुआ है, क्योंकि आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। ये बात समझ आ रही है? तो ये कॉपी पेस्ट वाला काम तो बिल्कुल भी मत करें। इससे आपके जो यानी कि अपने बिजनेस प्रपोजल को पर्सनलाइज करें। पर्सनलाइज से गेन से क्या मुराद है? अपने अपने बायर की जो प्रॉब्लम है जो उसने मेंशन की हुई है, आप उसको मेंशन करें अपने बिजनेस प्रपोजल में, वरना आपका बायर रिक्वेस्ट आपका तो जा ही नहीं रहा है काम। ठीक है, आई जस्ट पोस्टेड योर पोस्ट, आई अंडरस्टैंड। सेम ही वाली चीज इन्होंने भी की हुई है, टोटली कॉपी पेस्ट किया हुआ है। आपका जो बिजनेस प्रपोजल है वो आपके क्लाइंट तक जा ही नहीं रहा है। ठीक है, सेम वही चीज़ है, कॉपी पेस्ट में रैंडमली चेक कर लिया। ये अगर हम लोग एक यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे हमारा आंसर सर
अगेन से यहाँ पे हमारा अंसारी के नाम से, मैं असल में मुंह के अंदर क्या कहते हैं पढ़ रहा हूँ, तो इसलिए अजीबोगरीब सी आवाज़ें आ रही हैं। एनीवेज अगेन से हमारा अंसारी की अगर हम लोग यहाँ बात करें, इन्होंने 1 2 3 4 5 इन्होंने 5 बिजनेस प्रपोजल भेजे हैं। मुझे नहीं पता है कि कॉपी पेस्ट है कि नहीं, लेकिन प्रपोजल की लेंथ से पता चल रहा है और सेंटेंस के यानी कि सेम किस्म के सेंटेंस से पता चल रहा है कि ये सारा का सारा कॉपी पेस्ट किया हुआ है। ठीक है, आपके बिजनेस प्रपोजल आपके क्लाइंट तक नहीं जा रही है, आपकी बाय रिक्वेस्ट आपके क्लाइंट तक नहीं जा रही है, सब की सब क्या हो रही है, स्पैमिंग में जा रही है। जिस तरह से आपके पास स्पैमिंग ईमेल्स नहीं आ रही होती हैं, सेम वही वाला चक्कर है। अगेन से यहाँ पे भी हम लोग बात करें, अभी भी पढ़ा नहीं जा रहा है, लेकिन क्योंकि दोनों का स्टाइल बिल्कुल सेम लग रहा है तो पता चल रहा है कि इन्होंने सेम चीज़ ही हर जगह लिखी हुई है। बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल वही चीज़ ही लिखी हुई है, सेम चीज़ ही लिखी हुई है। शुरू का स्टार्ट ही दोनों का सेम ही चल रहा है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ बिल्कुल भी मत करें। आपसे पहले भी बात की थी, मैं यहाँ पे अगेन से कुछ हेडिंग्स लिख लेता हूँ कि पर्सनलाइज हो जाए, पर्सनलाइज हो जाए। ठीक है, talk about your client problem, tell him that you have solution। ठीक है, और लेंथ कितनी होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि कितनी लेंथ होनी चाहिए, तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके क्लाइंट के बायर रिक्वेस्ट, डिपेंड ऑन बायर रिक्वेस्ट। ठीक है, जितनी उसने रिक्वायर, फॉर एग्जांपल अगर उसने अपनी बहुत डिटेल बताई हुई है अपनी बाय रिक्वेस्ट के अंदर, तो डेफिनेटली इसका क्या मतलब है, वो काफ़ी ज़्यादा संजीदा है अपने काम के ऊपर, तो आपको उतनी ही डिटेल के हिसाब से उसको बाय रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ेगी। वहाँ पे उसकी प्रॉब्लम के बारे में बात करनी पड़ेगी, वहाँ पे उसके सोल्यूशन के बारे में बात करनी पड़ेगी कि आप उसको क्या ऑफर कर रहे हैं, क्यों ऑफर कर रहे हैं, कैसे ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, अगर एक बंदे ने सिर्फ एक लाइन के अंदर लिखा हुआ है या 2 लाइन के अंदर लिखा है कि उसको फलां किस्म के आर्टिकल चाहिए, तो वहाँ पे आप बहुत लेंथी बाय रिक्वेस्ट सेंड नहीं करेंगे। वहाँ पे आप उसको उसकी बाय रिक्वेस्ट के मुताबिक 1 या 2 लाइन का ही बाय रिक्वेस्ट 1 या 2 लाइन ही सेंड करेंगे। अच्छा, उसके अलावा एक चीज़ मैंने और नोट की है कि मैंने इस ग्रुप के अंदर एक बिजनेस प्रपोजल सेंड किया था और एक जनरल बिजनेस प्रपोजल था। ठीक है, बल्कि मैंने उसके साथ लिखा हुआ भी था कि टोटली जनरल बिजनेस प्रपोजल है, सिर्फ आप उससे आइडियाज ले सकते हैं। तो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, उन लोगों ने क्या किया है, उन्होंने सेम बिजनेस प्रपोजल जो है बायर्स को भेजा हुआ है। ठीक है, उससे क्या होता है, अगेन से यानी कि मैं चेक कर रहा था, यहाँ पे 3 या 4 स्टूडेंट ऐसे थे, उन्होंने सेम वही वाली वर्डिंग कॉपी पेस्ट की हुई थी। उससे क्या होता है, अगेन से स्पैमिंग के अंदर वो कंसीडर होता है, फाइवर उसको कंसीडर ही नहीं करता है, यानी कि आपके क्लाइंट तक वो चीज़ जाती ही नहीं है। ठीक है, अगेन से यहाँ पे कॉपी पेस्ट हुआ हुआ है, रीडेबल मुझे नहीं हो रहा है क्योंकि काफ़ी छोटा साइज है, लेकिन प्रपोजल के साइज से पता चल रहा है कि तकरीबन एक जैसी वर्डिंग ही हर जगह लिखी हुई है। तो ये वाले काम ना करें, अपने बिजनेस प्रपोजल को एक तो शॉर्ट रखें। ठीक है, अगर बाय ने बहुत ज़्यादा डिटेल लिखी है तो फिर उसकी लेंथ आप इंक्रीज कर सकते हैं, वरना कोशिश करें उसको शॉर्ट ही रखें, क्योंकि आपके क्लाइंट के पास इतना काम नहीं है कि वो इतना टाइम नहीं है कि वो उसके पास अगर 30 बिजनेस प्रपोजल आए हुए हैं तो उसके बाद इतना टाइम नहीं है कि वो 30 के 30 बिजनेस प्रपोजल को रीड करेगा। ठीक है, तो ऐसी हरकतें ना करें। समझ आ गई सारी बात कि बिजनेस प्रपोजल को सेंड करते हुए क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। तो हम लोग आते हैं अपने, और सेम यही वाली चीज़ आप लोगों ने freelancer.com के ऊपर अप्लाई करनी है। बल्कि जब बिजनेस प्रपोजल मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था यही तमाम की तमाम चीज़ें आपने अपवर्क के ऊपर जो हम फ्यूचर में पढ़ेंगे, पीपल पर ऑल के ऊपर, फाइवर के ऊपर, जो सी वेबसाइट्स हम लोग पढ़ रहे हैं, आपने उन तमाम वेबसाइट के ऊपर सेम उसी टाइप का ही बिजनेस प्रपोजल सेंड करना है। ठीक है, ठीक है जी, ये बात समझ आ गई है। अच्छा जी, हमारे पास क्वेश्चन आया है कि व्हाई यू हैवंट टेल अस बिफोर। मैंने सोचा था थोड़ी सी कॉमन सेंस तो होगी ना आप लोगों में कि कॉपी पेस्ट वाली चीज़ मैं शुरू दिन से बता रहा हूँ आपको कि डुप्लीकेट चीज़ें कहीं पर भी नहीं चलती हैं। ठीक है, जब से हम लोगों ने ये क्लास शुरू की हुई है, शायद पहले दिन से ही आपको बता रहा हूँ, डुप्लीकेट कहीं पर भी नहीं चलता इंटरनेट के ऊपर। इंटरनेट के जो रिबोट्स हैं उनको प्रोग्रामिंग ही इस तरह से की होती है कि वो डुप्लीकेट चीज़ों को ऑटोमेटिकली जो है वो फिल्टर करते रहते हैं। अब देखें, बिल्कुल मेरे बिजनेस प्रपोजल को तो बिल्कुल कॉपी ना करें, वो सिर्फ एक आइडिया के लिए मैंने आपको दिया था
कि मैंने उसके अंदर क्लाइंट की प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया था, उसको थोड़ा सा बेनिफिट बताए हुए थे वगैरह वगैरह। तो वो वाली हरकत ना करें, अपने बिजनेस प्रपोजल खुद से लिखें और उसको पर्सनलाइज करें। जब तक आप क्लाइंट की बात नहीं करेंगे ना, क्लाइंट की प्रॉब्लम की, क्लाइंट आपके बिजनेस प्रपोजल कभी भी रीड नहीं करेगा, ठीक है। और ये चीज़ पर्सनलाइजेशन के अंदर हम लोगों ने उस दिन भी सीखी थी। एनीवेज, आज हम लोग मजीद बुक बैकलिंक्स पढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह आज हम लोग इस बैकलिंक्स को ख़त्म करेंगे और जान छोड़ेंगे, या मैक्सिमम कल एक और क्लास रख लेंगे ताकि हम लोग आगे दूसरी चीज़ों की तरफ मूव कर सकें, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं मुख्तलिफ मजीद तरीके बैकलिंक्स क्रिएट करने के। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सोशल बुक मार्किंग बैकलिंक्स, ठीक है। सोशल बुक मार्किंग क्या होती है? किसी को पता है बुक मार्क क्या चीज़ होती है, या वेबसाइट को हम किस तरह से बुक मार्क करते हैं, या कोई और बुक मार्क का पता हो आप लोगों को? बुक मार्क से क्या मुराद है, किसी को पता हो? आप लोगों को पता होगा, स्पेशली किसकी एग्जांपल दें, किसकी बुक्स के अंदर एक वो आता है, एक थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, एक बुक मार्क। चले बुक्स का बुक मार्क तो पता होगा आप लोगों को। पता होना चाहिए कि जब आप लोग कुछ मुख्तलिफ वेबसाइट सर्फ कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये वाली वेबसाइट सर्फ कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको अपने कंप्यूटर के अंदर बुक मार्क कर सकता हूँ, यानी कि फ्यूचर के अंदर मुझे दोबारा से अगर इस वेबसाइट के ऊपर आना है तो मुझे इस वेबसाइट का लिंक कॉपी ना करना पड़े, बल्कि मैं क्या कर लूँ, इसको बुक मार्क कर लूँ। और आपको यहाँ पे मेरी बुक मार्क भी नजर आ रही होगी, ठीक है, ये टॉप के ऊपर, ठीक है, यानी कि मैं जिस वेबसाइट को बुक मार्क करूंगा वो मेरे पास यहाँ पे सेव हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे मेरे मुख्तलिफ बुक्स मार्क जो है वो यहाँ पर भी आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी कुछ वेबसाइट्स ऑनलाइन मौजूद हैं, वो क्या करती हैं, वो आपको अलाउ करती हैं, बिल्कुल निशानी को हम लोग कह सकते हैं, बिल्कुल यूजिंग फेवरेट्स वगैरह, आप लोग बिल्कुल ठीक इसका जवाब दे रहे हैं। तो ऐसी कुछ वेबसाइट्स हैं वो आपको अलाउ करती हैं कि वो आप उन बुक्स मार्क को सोशलाइज कर सकते हैं। सोशलाइज से क्या मुराद है कि आप जिन वेबसाइट्स को बुक मार्क कर रहे हैं वो वाली वेबसाइट्स पूरी दुनिया के लोग देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे पास कुछ ऐसी ऐसी वेबसाइट्स जहां पर आप वेबसाइट्स को बुक मार्क कर सकते हैं और वो वाली वेबसाइट्स दुनिया के सारे लोग आपकी प्रोफाइल के ऊपर जाकर देख सकते हैं। ऐसी वेबसाइट्स को हम क्या कहते हैं? सोशल बुक मार्किंग की वेबसाइट्स, ठीक है। सोशल का मतलब यही है कि आप दुनिया को ये बता रहे हैं कि आपने किस टाइप की वेबसाइट्स को बुक मार्क किया हुआ है, ठीक है। तो इसके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना, काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, शायद आपने नाम भी सुना हो, जैसे कि रेडिट के नाम से आपने काफ़ी नाम सुना होगा वेबसाइट का, जो कि बुक मार्किंग काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट है। उसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इंटरनेट के ऊपर एक सर्च पे कर लेते हैं, लिस्ट ऑफ सोशल बुक मार्किंग वेबसाइट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं गूगल के ऊपर जाता हूँ और आपको यहाँ पर सोशल बुक मार्किंग कुछ वेबसाइट्स दिखाता हूँ और आपके साथ एक बैकलिंक भी फटाफट से क्रिएट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल लिस्ट ऑफ सोशल बुक मार्किंग वेबसाइट, मैं क्या करूँगा, मैं गूगल के ऊपर जाऊँगा। अगेन से ये टोटली कॉपी पेस्ट वाला काम है, इसके अंदर तो आपको कोई इमेज वगैरह भी अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारी वेबसाइट्स आ गई हैं, फॉर एग्जांपल 1300 ये आ गई हैं, ठीक है, 500 ये आ गई हैं, डू फॉलो हैं सारी की सारी, ठीक है, 9 ये हैं, ये डू फॉलो नहीं लिखा हुआ कुछ, ठीक है। इसी तरह ये वाली वेबसाइट है, इसकी हाई अथॉरिटी और डोमेन अथॉरिटी वगैरह है, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप इन वेबसाइट्स को पैसे सोशल बुक मार्किंग की वेबसाइट्स के ऊपर विजिट कर सकते हैं। आपने क्या करना है, अगेन से जब फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं तो आपको टाइम लगेगा। क्यों टाइम लगेगा? क्योंकि इन वेबसाइट्स के ऊपर आपने अकाउंट क्रिएट नहीं किया। लेकिन जब आप नेक्स्ट टाइम करेंगे तो आपको कोई टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। आपको सिर्फ वेबसाइट्स के ऊपर लॉग इन होना है और उसके बाद क्या करना है, वेबसाइट्स को सबमिट करना शुरू कर देना है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा लिस्ट आ गई है जहाँ पे 500 मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट्स हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये वाली लिस्ट आ गई है, कहाँ पे हमारे पास ये वाली लिस्ट आ गई है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको नेक्स्ट करते जाएं और वो आपको दिखाता चला जाएगा मुख्तलिफ वेबसाइट्स, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग बात करें, हमारे पास ये वाली लिस्ट आ गई है जिसके अंदर डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी भी साथ लिखी हुई है, ठीक है। सबसे अच्छी बात ये है इसकी कि इसके अंदर डोमेन अथॉरिटी जो है वो, अच्छा थोड़ा सा वेट करें, स्क्रीन को मैं दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश, मैंने दोबारा से स्क्रीन को रिफ्रेश किया। आई होप आप सब लोगों के पास अब स्क्रीन सही आ रही होगी।
ठीक है, जैसे कि मैं इनमें से मैंने गूगल की वेबसाइट, लिस्ट ऑफ सोशल बुक मार्किंग वेबसाइट, उसके बाद मैंने क्या किया, एक वेबसाइट मुझे नज़र आई, मैंने इसको ओपन कर लिया। इससे इनकी यहाँ पे डी और पी ए भी लिखी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारी वेबसाइट नज़र आ रही हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि रेडिट भी जो है वो क्या है, एक सोशल बुक मार्किंग की वेबसाइट है। ठीक है, डिग पहले होती थी, आई डोंट नो इन्होंने क्यों इंक्लूड की हुई अभी भी। स्टम्बल अपॉन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर वेबसाइट है। ठीक है, ये सारी की सारी वेबसाइट कौन सी हैं, ये सारी की सारी वेबसाइट्स आपको अलाउ करती हैं कि आप यहाँ पर सोशल बुक मार्किंग कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक इस वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ, मुझे ज़रा फेमिलियर लग रही है और आई होप मेरे इन वेबसाइट्स के ऊपर अकाउंट भी होंगे, क्योंकि एक ज़माने में मैंने इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया था। सोशल बुक मार्किंग जो है वो काफ़ी ईजिली आपकी वेबसाइट को गूगल के ऊपर इंडेक्स कर देती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक ये वेबसाइट ओपन हो गई जिसका नाम है fork.com। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास फ्री अकाउंट क्रिएशन की ऑप्शन आ रही है। थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूँ, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं फर्स्ट टाइम। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ये दूसरी वेबसाइट लॉग इन हो रही है और आप लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको मुख्तलिफ लोगों की वेबसाइट्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, इसके ऊपर आपको सिर्फ बुक मार्क ही नज़र आएंगे। लोगों ने क्या किया है, वीडियो सबमिट करवाए हुई हैं यूट्यूब के व्यूज़ लेने के लिए। ठीक है, मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पे लोगों ने सबमिट कराई। तो अगर आपने इसके ऊपर अपनी वेबसाइट को सबमिट करवाना है, आप उसके ऊपर अकाउंट क्रिएट करेंगे फर्स्ट टाइम। ठीक है, उसके बाद आपके पास जब लॉगिन करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ रही है ऐड अ न्यू लिंक। सेम उसी तरह जिस तरह आप फेसबुक के ऊपर वेबसाइट्स को शेयर करते हैं, आप अपनी वेबसाइट्स को इसके ऊपर क्या करेंगे, शेयर करने लग जाएंगे। ठीक है, तो मैं फटाफट चले आपके साथ एक अकाउंट क्रिएट करके आपको बता भी देता हूँ किस तरह से हम लोग करेंगे। मेरा ख्याल था कि इस वेबसाइट अगर ओपन हो जाए तो मैं आपको इसके ऊपर दिखा दूँ, लेकिन ये ओपन नहीं हो रही है। एक और वेबसाइट देख लें, हम लोग देख लेते हैं। तो चलें ठीक है, इसी को मैं क्या कर रहा हूँ, रजिस्टर हो रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना यूज़र नेम रख रहा हूँ, इट्स एम अहमद, अपने ईमेल एड्रेस रख रहा हूँ। ठीक है, मैं अपने यहाँ पे ईमेल एड्रेस रख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद अपना पासवर्ड रख लेता हूँ और मैं अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर कर लेता हूँ। ठीक है, फटाफट से आपको रजिस्टर करके दिखा रहा हूँ। कोई क्यों जाएगा इन वेबसाइट पे, तालिया मुराद कोई इस वेबसाइट पे ना आ जाए, हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं है। ठीक है, आपको पहले भी काफ़ी दफ़ा बताया है आप स्टूडेंट्स को कि बैकलिंक्स का ताल्लुक किससे नहीं होता, बैकलिंक्स का ताल्लुक ट्रैफिक से नहीं होता है। इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि हम अपने सर्च इंजन को ये बता रहे हैं कि हमारी वेबसाइट काफ़ी वैल्यू है, इसलिए लोगों ने हमें बुक मार किया। उसके अलावा आपको ये बता दूँ, ये वेबसाइट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, स्पेशली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, मैंने जैसे कि मेंशन किया है रेडिट को यहाँ पे मेंशन किया है। रेडिट तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, सेम जिस तरह फेसबुक में पॉपुलर है, सेम उसी तरह रेडिट पॉपुलर है। ठीक है, ये सोशल बुक मार्किंग की ही वेबसाइट है, हर दूसरा बंदा इन वेबसाइट्स के ऊपर आया हुआ होता है। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई। यहाँ पे मैं ज़रा रजिस्टर हो जाऊँ, मुझे ईमेल आ गई है तो मैं इसको अपने अकाउंट को वो भी कर लेता हूँ। और इन वेबसाइट के ऊपर लोग जाते हैं, आई डोंट नो कि आप लोगों ने कभी सोशल बुक मार्किंग की वेबसाइट का नाम क्यों नहीं सुना, किसने रेडिट का नाम सुना है। डिग काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट थी, डिग तो ऐसी वेबसाइट थी जो 24 घंटे मेरे इंटरनेट के ऊपर ऑनलाइन रहती थी। जब ये इवन फेसबुक के ऊपर मैं कम जाता था, डिग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जाता था, रेडिट के ऊपर भी अभी मैं काफ़ी ज़्यादा जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वालिटी वेबसाइट्स वगैरह और लोग स्टोरीज वगैरह शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, ज़रा लोड हो जाए। ठीक है, मैंने अकाउंट क्रिएट किया है, मुझे ईमेल आई है या नहीं आई है, अभी तक कोई ईमेल नहीं आई है मुझे। स्पैम में भी चेक कर लेते हैं, कहीं स्पैम में तो नहीं गए हैं। ओह गॉड, टू स्लो। ठीक है, अब मैंने क्या रखा था, अपना यूज़र नेम रखा था मैंने। ठीक है, बगैर एक्टिवेशन के ट्राई करते हैं। ठीक है, अकाउंट एक्टिव नहीं हुआ है, तो जैसे ही ईमेल आती है मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये मुझे ईमेल आ गई है। अब मैंने अपने अकाउंट को एक्टिव कर लिया है। जैसे ही मैंने अपने अकाउंट को एक्टिव किया है, अब मैं इसके ऊपर लॉगिन हो सकता हूँ। ठीक है, लॉगिन हो गया हूँ, बल्कि अकाउंट एक्टिवेशन के साथ मैं लॉगिन हो गया हूँ। अब टॉप के ऊपर आपको ऐड लिंक की ऑप्शन नज़र आ रही होगी, साइट के ऊपर भी नज़र आ रही होगी। ठीक है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा।
वो मुझसे पूछ रहे हैं किस वेबसाइट को बुक मार्क करना है आपने। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मैं स्ट्रीम यार्ड को बुक मार्क कर देता हूँ, ठीक है, ऐसी रैंडमली मैं इस वेबसाइट को बुक मार्क कर देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा, सबमिट। अगर यूट्यूब की वीडियो का, इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसने जो है वेबसाइट से ऑटोमेटिकली सब कुछ ग्रैब कर लिया है, टाइटल भी खुद से ग्रैब कर लिया और डिस्क्रिप्शन भी कर लिया। अगर आपका क्लाइंट आपको टाइटल और डिस्क्रिप्शन अलग से देता है तो आपने यहाँ पे फिर क्या करना है, अपने क्लाइंट के जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक करना है। ठीक है, ये बात समझ आ रही है। इरफान अशरद, अगर आपकी अटेंडेंस नहीं लग रही है तो अपने लैब में जो कॉल करके उनको प्रॉब्लम बताएं। ठीक है, जब आप यहाँ पे टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो इस वेबसाइट ने ऑटोमेटिकली टाइटल और डिस्क्रिप्शन आपकी वेबसाइट से उठा लिया है, दूसरी ऑप्शन क्या है, आप अपने क्लाइंट से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप मुझे टाइटल और डिस्क्रिप्शन दें। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट करते जाना है हर जगह पे। ठीक है, टैग्स के अंदर आपने कीवर्ड्स ऐड करने अगेन से आपका क्लाइंट आपको कीवर्ड्स बता सकता है या आप खुद उसकी वेबसाइट से आइडिया लेके 2-3 जो है वो कीवर्ड्स जो है उठाकर यहाँ पे लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्ट्रीम यार्ड उठा के लगा दिया। ये बात समझ आ रही है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं सेव आइटम करूँगा और ये वाला लिंक जो है इस वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे आपको शो हो रहा है। ठीक है, बात समझ आ गई है मैंने किस तरह से बैकलिंक क्रिएट की है। किसी का यहाँ पे कोई क्वेश्चन जिसको ये बात समझ ना आई हो कि मैंने क्या किया, किसी का कोई क्वेश्चन जिसे समझ ना आई हो कि मैंने यहाँ पर क्या किया है। ठीक है, अब मैंने क्लाइंट को रिपोर्ट सेंड करनी है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरा यूजर नेम शो हो रहा है, मैं अपने यूजर नेम के ऊपर क्लिक करूंगा। देखिए यहाँ पे कितनी स्पीड से हम लोगों ने बैकलिंक क्रिएट कर लिया है। तो आप ये वाला गिग लगा सकते हैं, ये टोटली कॉपी पेस्ट वाला काम है, इसमें तो ना कोई इमेज अपलोड करना पड़ रहा है, ना कोई वीडियो अपलोड करनी पड़ी है, ना कोई PDF की फाइल क्रिएट करनी पड़ी है। ठीक है, और यहाँ पे जो टाइटल वगैरह था वो भी ऑटोमेटिकली ग्रैब हो गया है। अगर ऑटोमेटिकली नहीं भी आ रहा है तो आपने क्लाइंट से कह सकते हैं, अगर क्लाइंट भी नहीं प्रोवाइड करे तो खुद से भी लिख सकते हैं, हार्डली एक लाइन ही तो लिखनी है। ठीक है, और आमतौर पे क्या होता है, वो वेबसाइट का ही टाइटल होता है, वेबसाइट के जो आर्टिकल का जो पहला पार्ट होता है वो वाला पैराग्राफ होता है। ठीक है, अब मैंने क्लाइंट को ये सेंड करनी है ना, रिपोर्ट सेंड करने, मैं क्या करूँगा, अपनी प्रोफाइल का, यानी कि ये मेरी प्रोफाइल है जो मैंने अभी क्रिएट की है, मेरी प्रोफाइल के अंदर जितने भी मैंने लिंक यहाँ पे सबमिट करवाता जाऊंगा वो सारे के सारे यहाँ पे शो होते रहेंगे। मैं क्या करूँगा, इस लिंक को कॉपी करूँगा, ठीक है, एक्सेल की शीट क्रिएट करूंगा। मैंने क्लाइंट को रिपोर्ट भी तो सेट करनी है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने गिग लगाया हुआ है कि मैं 100 सोशल बुक मार्किंग की वेबसाइट करूंगा। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, साइट नेम लिखूंगा। साइट नेम इसका क्या था, इसका साइट नेम था fork.com। ठीक है, ठीक है, लिंक जो मैंने सबमिट करवाया उसके लिए अपनी प्रोफाइल का लिंक एडिट कर दूंगा। यहाँ पे मैं DA लिख लूंगा, इसकी DO थी मेरे ख्याल से 90 थी, और इस तरह से फिर मैं क्या कर दूंगा, इस लिंक को इस तरह से रिपोर्ट बनाता जाऊंगा और अपने क्लाइंट को सबमिट कराता जाऊंगा। रिपोर्टिंग की भी समझ आ गई है किस तरह से रिपोर्ट बनाकर क्लाइंट को देनी है। इसको थोड़ा सा जूम इन करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। रिपोर्टिंग की समझ आई है या नहीं, पहले ये बताएं फटाफट से कि क्लाइंट को रिपोर्ट किस तरह से बनाकर देनी है। सर PR बैक क्या होते हैं, आई डोंट नो, रेलेवेंट क्वेश्चन। PR या DA जो है सेम चीज है कि डोमेन अथॉरिटी 9 से मुराद है 90। ठीक है, PR 9 से मुराद है 90 डोमेन अथॉरिटी। ठीक है जी, समझ आ गई। इस तरह से आपने क्या करना है, हर एक वेबसाइट के ऊपर लॉगिन होते जाओगे, ठीक है, वहां पे लिख सबमिट कराते जाओगे, उसकी डोमेन अथॉरिटी लिखनी नहीं है तो लिख कर दे दो, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ क्लाइंट को इम्प्रेस करने के लिए कि देखो मैंने तुम्हारे जितनी बैकलिंक्स बनाए हैं वो अच्छे, वो बहुत जबरदस्त किस्म की वेबसाइट से क्रिएट किए हैं। ठीक है, और इसमें कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, इसमें कोई डिफिकल्ट, आई डोंट थिंक सो कि ये कोई मुश्किल चीज है। आपको सिर्फ क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ऑर्डर आता है ना जिसके अंदर मैंने फॉर एग्जाम्पल 50 सोशल बुक मार्किंग करनी है, तो मैं क्या करूंगा, अगेन से फर्स्ट टाइम टाइम लग सकता है क्योंकि मुझे अकाउंट क्रिएट करना है, लेकिन नेक्स्ट टाइम क्या होगा, मैं 50 की 50 वेबसाइट्स को ओपन करूंगा, फिर हर वेबसाइट के ऐड न्यू लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा, तमाम जो वेबसाइट ओपन हो जाएंगी, हर जगह कॉपी पेस्ट करता जाऊंगा क्लाइंट की वेबसाइट का लिंक, या अगर अपनी वेबसाइट के लिए क्रिएट कर रहा हूँ अपनी वेबसाइट का लिंक, हर जगह पे सेम टाइटल कॉपी पेस्ट करता जाऊंगा, हर जगह पे सेम डिस्क्रिप्शन कॉपी पेस्ट करता जाऊंगा। उसके बाद क्या कर दूंगा, सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करता जाऊंगा और इस तरह से रिपोर्ट उसको बनाकर भेज दूंगा। ठीक है, और आपको सबसे मजे की बात ये बताता हूँ
कि आपको रिपोर्ट भी हर दफ़ा क्रिएट नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप सेम वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हो तो आपकी सेम प्रोफाइल ही रहेगी, जिस तरह आपकी फेसबुक की प्रोफाइल सेम ही होती है। और सेम वेबसाइट्स होंगी, उनकी डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी भी सेम ही होगी, ठीक है। इस एक वेबसाइट के ऊपर कितने बैकलिंक, जितने मर्जी बना लें, कितने बनाने चाहिए ये वाला क्वेश्चन होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था कितने बैकलिंक्स बनाते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कितने बैकलिंक्स बनाने हैं। बनाने को तो आप अनलिमिटेड बना सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग थोड़ी देर बाद बात करते हैं कि कितने बनाने हैं, ठीक है। ये बात समझ आ गई है सोशल बुक मार्किंग के थ्रू हम लोग किस तरह से बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं। किसी का यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो फटाफट से पूछते हैं, फिर मैं आगे मूव कर रहा हूँ। कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, इसका गीग आप लोग लगा सकते हैं। फाइबर के ऊपर हम लोग देख भी सकते हैं कि इसका कोई गीग लगा हुआ भी है कि नहीं लगा हुआ है। ये अपने ओए होए कैसे क्वेश्चन करते हैं। अभी आपको दिखाई तो थी, मैंने गूगल की थी वेबसाइट, वहां पे सबकी डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी लिखी हुई तो थी। और उसके अलावा कल वाले लेक्चर के अंदर ही मैंने इतनी डिटेल के अंदर आपको बताया था कि डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी किस तरह से चेक करते हैं। नहीं जी, ये रेलिवेंट नहीं होनी चाहिए, रेलिवेंट हो भी नहीं सकती है। ये जर्नल वेबसाइट्स होती हैं, जैसे फेसबुक एक जर्नल है, उसके ऊपर हर किस्म का कंटेंट शेयर हो सकता है, ठीक है। वसीम इकबाल, ये भी मैंने आपको यहाँ पे ओपन करके दिखाया था, जिसके ऊपर साइट डोमेन अथॉरिटी पेज अथॉरिटी लिखी हुई थी, तो मैंने वहां से देखी थी कि इसकी डोमेन अथॉरिटी कैसे है। उसके अलावा कल भी मैंने आपको जो है जो लेक्चर के आखिर में बताया था कि किसी भी डोमेन की डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी किस तरह चेक कर सकते हैं। तो ये जो मैंने यहाँ पे गूगल की थी लिस्ट सोशल बुक मार्किंग की, उन्होंने हर उसके आगे डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी लिखी हुई है, ठीक है। बात समझ आ गई है? लेक्चर आंखें खोल के आप लोग क्यों नहीं देखते हैं? या चीज समझ नहीं आती तो पूछ लिया करें। एनीवेज, हम लोग फाइवर के ऊपर आते हैं और हम फाइवर के ऊपर आगे लिखेंगे सोशल बुक मार्किंग। ठीक है, और यहाँ पे 163 गिग्स लगे हुए हैं सोशल बुक मार्किंग के, तो आप ये वाला गिग लगा सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों ने देखा होगा इस गिग को करने में कोई मुश्किल काम नहीं है, या कोई मुश्किल काम लगा है आपको कि बहुत मुश्किल काम है? डू फॉलो नो फॉलो क्लाइंट के कितने हैं अभी हम लोग जो है चेक करेंगे। वैसे हम लोग ये क्यों चेक करेंगे, हम क्लाइंट को ये क्यों बताएंगे कि उसके कितने डू फॉलो हैं कितने नो फॉलो हैं। अभी हम लोग वेबसाइट या बैकलिंक का एनालिसिस पढ़ेंगे ना, उसके अंदर मैं आपको ये चीज बताऊंगा। एनीवेज, अभी उसको बाद में करते हैं। आप लोगों को ये समझ आ गई है? आप लोग ये वाला गीग लगा सकते हैं, बहुत ही शदीद किस्म का आसान गीग है ये। इससे ज्यादा आसान गीग मुझे नहीं लगता कि आपको अभी तक कोई नजर आया होगा अभी तक जो हम लोगों ने चीजें पढ़ी हैं, ठीक है। तो ये वाला गिग लगा लें, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ है, इनको अच्छे अच्छे ऑर्डर्स आए हुए हैं और कोई मुश्किल काम नहीं है, टोटली डेटा एंट्री और कॉपी पेस्ट वाला काम है ये, ठीक है। नंबर 1 ये। नंबर 2 हम लोग कहाँ पे आ रहे हैं, वेब डायरेक्टरीज। वेब डायरेक्टरीज क्या होती है? वेब डायरेक्टरीज ऐसी वेबसाइट्स जहाँ पे लोगों ने अपनी वेबसाइट को सबमिट कराया था, उन वेबसाइट को हम क्या कहते हैं, वेब डायरेक्टरीज, ठीक है। वेब डायरेक्टरीज वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, अब इतना ज्यादा नहीं चलता। ये जो एक किस्म का था 2008 या 9 या मैक्सिमम 2010 तक जो था, वेब डायरेक्टरीज का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। लेकिन क्योंकि अभी भी काफी ज्यादा वेब डायरेक्टरीज अवेलेबल हैं दुनिया के अंदर, तो हम क्यों ना उन वेब डायरेक्टरीज को यूज करते हुए अपने बैकलिंक्स क्रिएट करें। तो हम गूगल के ऊपर क्या करेंगे, लिस्ट ऑफ फ्री वेब डायरेक्टरीज, ठीक है। हम इसको गूगल करेंगे और जब हम लोग इसको गूगल करेंगे, ठीक है, जब हम लोग यहाँ पे गूगल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे वेब डायरेक्टरीज की लिस्ट आ गई है, 100 हाई क्वालिटी वेब डायरेक्टरी लिस्ट, ठीक है। 250 आ गई है, यहाँ पे तो 1000 लिखी है। तो हम लोग जरा इन्हीं को ही ओपन कर लेते हैं। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। मैंने बल्कि आपको कहाँ पे करके दिखाया तो है, एक बैकलिंक क्रिएट करने में मुझे कितनी देर लगी है, हालांकि मैंने अकाउंट भी क्रिएट किया, मैक्सिमम 5 मिनट लगे होंगे। हालांकि मैंने अकाउंट भी अभी क्रिएट किया, अगर मेरे पास अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट हुआ होता मैं तो हार्डली 1 मिनट भी ना लगता, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास लिस्ट आ गई है वेबसाइट वेब डायरेक्टरीज की।
मैंने क्या करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक ये आ गई, ठीक है, थोड़ी सी लिस्ट आ गई। नो थैंक्स, इतनी ज्यादा इन लोगों ने एड्स लगाई हुई है ना, बंदा ब्लॉक कर करके बंद। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं एक रैंडमली वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। वकार अली फ्रीलांसिंग पे क्या कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने वेबसाइट ओपन की है, इधर मजीद क्या कहते हैं, इसको छोड़ें, ये हम लोग किसी इसके ऊपर ट्राई कर लेते हैं, या बिजनेस लिस्टिंग पे ट्राई कर लेते हैं, या एबीसी डायरेक्टरी पे कर लेते हैं। ठीक है, एबीसी डायरेक्टरी जरा मुझे आसान लग रही है। ठीक है, जैसे कि एक डायरेक्टरी मैंने यहाँ पे ओपन कर ली है, वेब डायरेक्टरी है ये। ठीक है, और दूसरी वेब डायरेक्टरी यहाँ पर है। आपने क्या करना है, अच्छा ये है जो ठीक है, ये पेड है तो हम फ्री वाली के ऊपर आते हैं। इसके अंदर आपने क्या करना है, इसके ऊपर आपने अकाउंट क्रिएट करना है और सबमिट साइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो अगेन से जिस तरह सोशल बुक मार्किंग के अंदर आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही थी, आपका नाम, आपका ईमेल एड्रेस क्या है, ठीक है, आपका पासवर्ड क्या है, कौन सी वेबसाइट को आपने सबमिट करवाना है। ठीक है, यहाँ पे हम अपने क्लाइंट की वेबसाइट का नाम लिखेंगे, का यूआरएल लिखेंगे, यहाँ पे टाइटल लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। ठीक है, उसको बताएंगे वेबसाइट है या ब्लॉग है, कैटेगरी किस टाइप की वेबसाइट है क्लाइंट की, या आपकी किस टाइप की वेबसाइट है, कौन सी लैंग्वेज के अंदर कंटेंट लिखा है। ये सारा करने के बाद आप इसको रजिस्टर हो जाएंगे। जैसे ही आप रजिस्टर होंगे आपकी वेबसाइट सबमिट हो जाएगी। क्यों सबमिट हो जाएगी, क्योंकि आपने उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ईजिली चीज़ है। आप वेब डायरेक्टरीज के ऊपर इस तरह से क्या कहते हैं बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कोई 10,000 वेबसाइट की लिंक शेयर हुए हैं। आप वन बाय वन ओपन करते जाएंगे अपने क्लाइंट की वेबसाइट या अपनी वेबसाइट को सबमिट करते जाएंगे। उसके बाद आप सेम इसी तरह की रिपोर्ट उसको बनाकर अपने क्लाइंट को दे देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं आर्टिकल सबमिशन के ऊपर। जिस तरह हमारे पास वेब डायरेक्टरीज होती हैं, इसी तरह हमारे पास आर्टिकल्स डायरेक्टरीज होती हैं। आर्टिकल डायरेक्टरीज के अंदर लोगों ने क्या किया होता है, अपने आर्टिकल्स लिख कर सबमिट करवाए होते हैं। क्यों सबमिट करवाए होते हैं, एक तो मार्केटिंग के लिए करवाए होते हैं, दूसरा अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए। जैसे अगर आप में से कोई बंदा आर्टिकल राइटिंग की सर्विस ऑफर कर रहा है, ठीक है, तो आपका क्लाइंट आपसे कह सकता है कि मुझे अपने पुराने आर्टिकल्स दिखाओ। अगर आपने अपना ब्लॉग नहीं बनाया हुआ तो आप क्या कर सकते हो, इन आर्टिकल डायरेक्टरीज की वेबसाइट को यूज कर सकते हो अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए। तो क्योंकि आपके पास ऑप्शन है कि आप इन वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल सबमिट कर सकते हो। आप उस आर्टिकल के अंदर क्या ऐड कर सकते हो, अपनी वेबसाइट का, अपने क्लाइंट की वेबसाइट का लिंक भी ऐड कर सकते हो, आर्टिकल डायरेक्टरीज लिस्ट। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं गूगल के ऊपर जाऊंगा। गूगल के ऊपर जाने के बाद मुझे यहाँ पे काफी सारी जो है वेबसाइट नजर आ रही हैं जहाँ पे आप फ्री आर्टिकल लिखने के बाद उसमें अपनी वेबसाइट का लिंक ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो आप अगेन से ये वाला काम कर सकते हो, वन बाय वन एक एक वेबसाइट को ओपन किया। स्पेशली अगर हम लोग बात करें, डिजाइन आर्टिकल्स काफी ज्यादा पॉपुलर वेबसाइट है। आई होप आप सब लोगों को, आप में से किसने किसने तो उसका नाम सुना ही होगा, डिजाइन आर्टिकल्स के नाम से। आप क्या करेंगे, इसके ऊपर अगेन से अकाउंट क्रिएट करेंगे, आर्टिकल सबमिट करवाएंगे, आर्टिकल के अंदर अपनी जिस वेबसाइट का बैकलिंक ऐड कर रहे हैं वो ऐड करेंगे और फिर क्या कर देंगे, आर्टिकल को सबमिट करवा देंगे। ठीक है सर, लिटिंग बिल्कुल ये सब बैकलिंक के लिए आप यूज कर सकते हैं। बुक मार्किंग वाले में ठीक, फ्रीलांसिंग पे भी कर सकते हैं बुक मार्किंग। ठीक है, तो आर्टिकल की समझ आ गई। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ रैंडमली यहाँ पे इनका टॉप राइटर चल रही है, मैं इनकी आपको एक आर्टिकल भी खोल के दिखा देता हूँ एक किस तरह से है। अच्छा, ये वाली वेबसाइट जो है काफी मजेदार है। मजेदार किस सेंस में, अगर आपको इंटरनेट से कोई आर्टिकल नहीं मिल रहा है ना, तो और आपके क्लाइंट ने कहा है कि मुझे फलां चीज के ऊपर आर्टिकल लिख कर दो, तो आप इस वेबसाइट के अंदर जो है आर्टिकल्स को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, आपको इस वेबसाइट के ऊपर दुनिया के हर टॉपिक के ऊपर आर्टिकल्स जो है वो मिल जाएंगे। ये बात समझ आ रही है। अगर आपको गूगल के ऊपर कोई आर्टिकल नहीं मिल रहा है और आपने अपने क्लाइंट को ऑर्डर डिलीवर करके देना है, तो आप क्या कर सकते हो, डिजाइन आर्टिकल्स काफी पॉपुलर वेबसाइट है, इसके ऊपर जाके आप मुख्तलिफ आर्टिकल्स को सर्च कर सकते हो। किसी ने इसका नाम पहले सुना हुआ है वेबसाइट का, जरा ये बताएं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको एक आर्टिकल, ये देखें, ये इसने एक आर्टिकल लिखा हुआ है
विद मोर ईज एंड बेटर वेल्थ, कोई टॉप 10 हेल्थ से रिलेटेड टिप्स लिखी हुई है, इसने यहाँ पे पूरा आर्टिकल लिखा है और यहाँ पर क्या किया इसने, वेबसाइट को मेंशन किया हुआ है। ठीक है, ये बात समझ आ गई सब लोगों को? तो आप भी इसी तरह अपने क्लाइंट के लिए क्या कर सकते हैं, इन वेबसाइट्स के ऊपर आर्टिकल सबमिट करवा सकते हैं। अब यहाँ पे दो हो सकते हैं, अगर आपको क्लाइंट कह रहा है कि आर्टिकल्स आपने खुद लिखना है तो आप उससे ज्यादा पैसे लेंगे, अगर क्लाइंट प्रोवाइड करेगा आर्टिकल्स तो आपने कम पैसे चार्ज करना है। ठीक है, अगर आप स्पिन करके दे रहे हैं आर्टिकल्स तो आपने अगेन से क्लाइंट को बताना है कि आप जो है आर्टिकल स्पिन करके देंगे। ठीक है, आपके पास ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं। अब हम लोग अगेन से फाइवर के ऊपर जाते हैं और देखते हैं क्या हम ये वाला काम फाइवर के ऊपर ऑफर कर सकते हैं, आर्टिकल सबमिशन वाला। आर्टिकल सबमिशन इसी तरह सेम चीज मैं आपको ये बता दूं, प्रेस रिलीज की वेबसाइट्स होती हैं जिस तरह आर्टिकल्स की होते हैं। प्रेस रिलीज क्या होता है, जहाँ पे आमतौर पे न्यूज वगैरह जो है आप फ्री में न्यूज पब्लिश कर सकते हो, आप उन वेबसाइट को भी यूज कर सकते हो बैकलिंक्स क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो ये मैं अब ये चीजें जरा स्किप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 3-4 चीजें सेम ही है, तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि हम लोग किस तरह से कर सकते हैं काम। स्पिन आर्टिकल सबमिशन में एक ही बैकलिंक, आप एक अच्छा आर्टिकल सबमिशन में एक ही बैकलिंक हो सकता है। हमारे पास एक क्वेश्चन आया है, ये टोटली डिपेंड करता है। कुछ आर्टिकल डायरेक्टरीज होती हैं वो आपको एक से ज्यादा अलाउ करती हैं लिंक ऐड करना, कुछ वेब डायरेक्टरीज होती हैं वो आपको कहती हैं सिर्फ आप एक आर्टिकल सबमिट करवा सकते हो। ठीक है, तो ये टोटली डिपेंड करता है और ये डिफर करता है आर्टिकल्स कैटेगरी टू आर्टिकल्स कैटेगरी। ठीक है, स्पिन आर्टिकल्स जो है हम लोग अगर बैकलिंक क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए हम लोग स्पिन आर्टिकल्स क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगेन से हम ये चीज जो है क्लाइंट को बताएंगे। अगर आर्टिकल 100% ओरिजिनल है तो वो तो डेफिनेटली सबसे बेस्ट है ना, अगर स्पिन है तो उसकी थोड़ी बहुत वैल्यू होती है और हम बैकलिंक के लिए उसको काउंट कर सकते हैं, लेकिन अगर ओरिजिनल है तो डेफिनेटली उससे अच्छा बैकलिंक तो फिर कोई हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने आर्टिकल सबमिशन का गिग ओपन किया है, हमारे पास 185 गिग आ रहा है। अच्छा आप लोग नोट करें कि हम लोगों ने सोशल बुक मार्किंग पढ़ा था, हम लोगों ने आर्टिकल सबमिशन पढ़ा, हम लोगों ने इमेज वाले बैकलिंक पढ़े थे, उसके अंदर बहुत कम गिग्स लगे हुए हैं और ये तमाम गिग काफ़ी आसान है, डाटा एंट्री टाइप के हैं, तो आप इनको ज़रूर ट्राई करें, इसमें कंपटीशन बहुत कम है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये गिग्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और कौन सा हो सकता है, इसके अंदर पीडीएफ के भी हमें साथ साथ मिल रहे हैं। अच्छा देखें, जैसे कि इस बंदे ने एक अच्छा गिग लगाया हुआ है, स्पिन आर्टिकल गूगल के ऊपर रैंक नहीं हो सकता है वसीम इकबाल। ठीक है, जैसे मेरे ख्याल से पाकिस्तान इंडियन बांग्लादेशी है, इसने क्या किया है, आर्टिकल बैकलिंक्स किया है, इसने कहा है कि आर्टिकल वो खुद लिखेगा। ठीक है, इस तरह से उसने बात की हुई है। 100% अप्रूव रेट, कंटेंट वगैरह, एक कीवर्ड उसने बताया कि सिर्फ एक लिंक ही ऐड करेगा एक आर्टिकल के साथ और एक कीवर्ड ही लिखेगा। ठीक है, सारा का सारा इसने यहाँ पे लिखा है, बांग्लादेशी बंदा है, तो आप ये वाला गिग लगा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह भी मैंने यहाँ पे वेब डायरेक्टरी की बात की थी, तो वेब डायरेक्टरी भी आपको दिखा देता हूँ कि उसके गिग्स भी लगे हुए हैं। तो किसी का कोई क्वेश्चन, प्रेस रिलीज, आर्टिकल सबमिशन और क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने, आर्टिकल सबमिशन, प्रेस रिलीज, वेब डायरेक्टरी, सोशल बुक मार्किंग से रिलेटेड किसी कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, वरना फिर मैं मजीद पढ़ रहे हैं, आगे मूव कर रहे हैं। ठीक है, देखिए वेब डायरेक्टरीज के भी 193 गिग्स लगे हुए हैं। लोगों ने क्या किया हुआ है, कंट्री स्पेसिफाई भी वेब डायरेक्टरीज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप सर्च कर सकते हैं फ्री वेब डायरेक्टरीज ऑफ न्यूजीलैंड, फ्री वेब डायरेक्टरीज ऑफ यूके, फ्री वेब डायरेक्टरीज ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, फ्री वेबसाइट वेब डायरेक्टरीज ऑफ सिंगापुर, तो आपको इंटरनेट के ऊपर लिस्ट मिल जाएंगी। ठीक है जी, ये बात सबको समझ आ गई है, आप लोग ये वाला गिग भी लगा सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम लोग आते हैं नॉट गुड सर, टीयर बैकिंग क्या होता है, नॉट नॉट रेलेवेंट। यार अभी तो बताया था वसीम इकबाल आपको, ये वाला क्वेश्चन का आंसर ये मैंने कोई 10-15 मिनट पहले दिया था, आपने क्वेश्चन ऊपर भी पूछा था मुझसे, मैंने आपको बताया था जिस तरह डोमेन अथॉरिटी 100% तक होती है, इसी तरह PR जो है पेज रैंक
वो भी 100, वो होती है 1 से 10 तक। तो आप इसको डोमेन अथॉरिटी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। पीआर क्या होता है? पीआर होता है पेज रैंक होती है। गूगल हर वेबसाइट को उसकी रेपुटेशन की बेस के ऊपर कुछ ना कुछ नंबर्स देती है, ठीक है। तो वो 10 मैक्सिमम 10 होते हैं, 1 से लेके 10 तक होते हैं। पीआर वाला वर्ड जो है वो पहले यूज होता था, पीआर को जो रिप्लेस किया है वो डोमेन अथॉरिटी ने किया है, ठीक है। तो पीआर कुछ लोग पीआर इसलिए लिख रहे होते हैं क्योंकि ये वाला वर्ड इंडस्ट्री के अंदर कोई 10 से 15 साल तक रहा है, तो लोगों को अभी तक ज्यादातर लोगों को पीआर का ज्यादा पता है, उन्हें डोमेन अथॉरिटी का कम पता है, तो इसलिए कुछ लोगों ने पीआर लिखा होता है, ठीक है। तो अगर पीआर 90 का मतलब होता है डोमेन अथॉरिटी 9, पीआर 9 का मतलब होता है डोमेन अथॉरिटी कितनी होनी चाहिए? 90 होनी चाहिए, ठीक है। अभी मैंने कोई 5 मिनट पहले ही एक्सप्लेन किया था, आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अगर अभी भी समझ नहीं आई है तो फिर दोबारा से पूछना क्वेश्चन, यही कह सकता हूँ मैं। एनीवेज, ये 3 मैंने आपको 4 बैकलिंक्स बनाना सिखाए हैं, तो सबको समझ आ गई है 4 बैकलिंक्स आप किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से बैकलिंक्स पढ़े हैं? हम लोगों ने ब्लॉग कमेंट पढ़ा है, ठीक है। हम लोगों ने गेस्ट पोस्ट पढ़ा था, ठीक है। हम लोगों ने फोटो बैकलिंक्स पढ़ा था, हम लोगों ने वीडियो बैकलिंक्स पढ़ा, ठीक है। हम लोगों ने ऑडियो बैकलिंक्स पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने पीडीएफ बैकलिंक्स पढ़े। इसके अलावा कोई चीज़ मिस तो नहीं कर दी? हम लोगों ने ईडीयू बैकलिंक्स पढ़े, ठीक है। हम लोगों ने गव बैकलिंक्स पढ़े, और मेरे ख्याल से काफ़ी सारे नहीं हो गए ये तो। हम लोगों ने स्कॉलरशिप बैकलिंक्स भी तो पढ़े थे, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने 7 स्कॉलरशिप बैकलिंक्स पढ़े, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे कितने बैकलिंक्स पढ़ा दिए हैं? तकरीबन 13 डिफरेंट किस्म के बैकलिंक्स पढ़ा दिए हैं। आई होप मैंने यहाँ पे कोई चीज़ मिस नहीं किया है, कोई चीज़ मिस कर दी है, ठीक है। ये कोई चीज़ हम लोगों ने और भी चीज़ है जो हम लोगों ने ना पढ़ी हो? जो हम लोगों ने पढ़ी हो यहाँ पे मेंशन करना भूल गया तो फटाफट से बता दें। वेब डायरेक्टरीज पढ़ा, वेब डायरेक्टरीज पढ़ लिए, वेब डायरेक्टरीज कर लिए। वकार अली, दोबारा से लेक्चर देखें, ठीक है। मैं आपके लिए दोबारा से नहीं कर सकता, मैं हमारे पास सिर्फ 4 वीक रह गए, इतना सारा कोर्स रह गया। उसकी मेन वजह क्या है? आप लोग जो है बार बार क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, आप ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं जिसको जब मैं वेब डायरेक्टरीज पढ़ा रहा था, मैंने वेब डायरेक्टरीज पढ़ाने के फौरन बाद पूछा था, किसी को समझ नहीं है, जिससे कोई क्वेश्चन है पूछ सकता है, उस वक्त आपने कुछ नहीं बोले। अब जब मैंने सारा लेक्चर को वाइंड अप कर रहा हूँ तो आप पूछ रहे हैं। दोबारा से लेक्चर को देखें, समझ नहीं आई है दोबारा से लेक्चर को देखें, फिर समझ नहीं आई है बार बार लेक्चर को देखें, जब तक समझ नहीं आ रही है लेक्चर को देखते जाएं। वर्किंग इन दिस फाइन बट नो वन टॉट मी दैट सच, ठीक है जी। देखें जी, मेरी तारीफ हो रही है, सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। एनीवेज, हम लोग ये चीजें समझ आ गई हैं। अब हम लोग चल रहे हैं जरा एक जबरदस्त किस्म की एक और अपॉर्चुनिटी है। न्यूज वेबसाइट के ऊपर बैकलिंक्स नहीं क्रिएट कर सकते हैं। न्यूज वेबसाइट के ऊपर ऑप्शंस तो होती हैं, लेकिन उनके बैकलिंक्स आमतौर पे पेड होते हैं। पेड से क्या मुराद है? जब तक आप उनको पैसे नहीं देंगे वो आपको बैकलिंक बनाना नहीं सिखाएंगे, ठीक है। ठीक है सर, मैंने आपको बताया जिस तरह आर्टिकल सबमिशन की वेबसाइट होती है, इसी तरह आप प्रेस रिलीज वेबसाइट्स लिस्ट होती हैं, ठीक है। इसी तरह जिस तरह आर्टिकल सबमिशन की वेबसाइट्स हैं, इसी तरह प्रेस रिलीज वेबसाइट्स हैं। आप क्या करेंगे? इनके ऊपर जाएंगे, अपने आर्टिकल को सबमिट करवाते जाएंगे, उसके अंदर बैकलिंक ऐड करते जाएंगे, सेम आर्टिकल सबमिशन की तरह का, सेम टू सेम, ठीक है। बल्कि प्रेस रिलीज का भी यहाँ पे एक गिग दिखा देता हूँ आपको। प्रेस रिलीज जिस तरह आर्टिकल सबमिशन हो रहा है, सेम उसी तरह प्रेस रिलीज सबमिशन भी होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है वो गिग्स आ रहे हैं। डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस सिर्फ ये होता है, आर्टिकल के अंदर आप जर्नल और राइटिंग कर रहे होते हैं, प्रेस रिलीज के अंदर आप लोग क्या कर रहे होते हैं? न्यूज टाइप का आर्टिकल जो होता है ना आपका, वो न्यूज, जिस तरह न्यूज नहीं लिख रहे होते हैं, सिर्फ उसी तरह से आप आर्टिकल जो है वो न्यूज टाइप का लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो आप इनके ऊपर कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने खैर BBC, फॉक्स न्यूज, पता नहीं क्या क्या लगाया हुआ है सिर्फ लोगों को इम्प्रेस करने के लिए। आप क्या कर सकते हैं? जो फ्री वाली वेबसाइट है, जैसे कि ये वाली वेबसाइट है, आप इनके ऊपर जाकर आर्टिकल्स को सबमिट कर सकते हैं, उसको आप प्रेस रिलीज कह सकते हैं। और
और उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं भी आए तो इसको फिलहाल इग्नोर कर दें, जो 12 चीजें पढ़ाई हैं उसके ऊपर फोकस करें, ठीक है। एनीवेज हम लोग वापस आते हैं हमारे पास। मुझे भी याद आया कि हमारा एक जो तरीका था वो रह गया ब्रोकन बैकलिंक्स, ठीक है। अच्छा, ब्रोकन बैकलिंक जरा डिटेल सी चीज है, तो आराम से तसल्ली से सुनना है। कोई चीज समझ नहीं आएगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ब्रोकन बैकलिंक्स कैसे होते हैं। इसको समझाने के लिए मैं एक थोड़ी सी डायग्राम भी बना लेता हूँ। ब्रोकन बैकलिंक से क्या मुराद है? ब्रोकन बैकलिंक से मुराद ये है कि ब्रोकन बैकलिंक्स या एक्सपायर्ड बैकलिंक्स और ब्रोकन बैकलिंक्स से कोई बात समझ आ रही है? इससे क्या मुराद हो सकती है? एक्सपायर्ड बैकलिंक्स इट इज यूजफुल लोग, या ब्रोकन बैकलिंक से आप लोगों को क्या चीज समझ आ रही है? थोड़ा सा बताएंगे, थोड़ा सा दिमाग खोलें और जरा इस बात को जोर दें। इतने आप लोग जोर दे रहे हैं, मैं यहाँ पे आपको साथ साथ बताने की कोशिश करता हूँ। एक थोड़ी सी कहानी सुनाता हूँ। कहानी क्या थी? 2010 में मैंने एक वेबसाइट बनाई, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या किया? 2011 में मैंने उसके कोई 100 बैकलिंक बना लिए, ठीक है। फिर क्या हुआ? 2012 में मैंने उसके 300 बैकलिंक बना लिए। इसी तरह करते करते 2019 तक मैंने इसके कितने टोटल बैकलिंक बना लिए? मैंने इसके फॉर एग्जांपल 10,000 बैकलिंक्स बना लिए, ठीक है। मैंने अपनी वेबसाइट को साथ साथ क्या कर रहा था? बैकलिंक्स क्रिएट करता जा रहा था। क्यों क्रिएट कर रहा था बैकलिंक्स? ताकि मेरी वेबसाइट क्या हो जाए? रैंक हो जाए, ठीक है। 2020 में क्या हुआ? 2020 में कुछ ऐसे हालात हो गए जैसे कोरोना वायरस आ गया, ठीक है। मैंने अपनी वेबसाइट को क्या कर दिया? क्लोज कर दिया, ठीक है। मैंने अपनी वेबसाइट को मुकम्मल तौर पे क्लोज कर दिया। ये बात समझ आ रही है? क्या स्क्रीन सबके पास ब्लर जा रही है या फेसबुक यूजर के पास ब्लर जा रही है? 2020 के अंदर मैंने अपनी वेबसाइट को क्लोज कर दिया। एक तो क्लोज क्यों कर दिया? एक तो ये वजह हो सकती थी कि मुझे अपनी वेबसाइट से इतना बेनिफिट नहीं हो रहा था। दूसरा क्या हो सकता था? ये भी हो सकता था कि गूगल ने मेरी वेबसाइट को पेनलाइज कर दिया, यानी कि मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर कॉपी पेस्ट वाला कंटेंट डाला हुआ था या मैंने बैकलिंक हाई क्वालिटी के नहीं बनाए हुए थे, तो गूगल ने क्या कर दिया? मेरी वेबसाइट को पेनलाइज कर दिया। और फिर क्या कर दिया? मैंने डिसाइड किया कि मुझे जब इस वेबसाइट से इतनी अर्निंग ही नहीं हो रही है तो मैं क्या करूं? अपनी वेबसाइट को रिमूव कर दूं, यानी कि उसको खत्म कर दूं। ये बात समझ आ गई सब लोगों को? ठीक है। जब मैंने अपनी वेबसाइट को यहाँ पे क्लोज कर दिया तो मेरी वेबसाइट ही रिमूव हुई है ना, उसके आर्टिकल्स रिमूव हो गए और मेरी वेबसाइट जो है वो खत्म हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि मेरी वेबसाइट तो खत्म हो गई, आर्टिकल भी खत्म हो गए, लेकिन ये 10,000 बैकलिंक्स कहाँ चले गए? 10,000 बैकलिंक्स तो वहीं पे ही रहेंगे ना? क्या ख्याल है? फॉर एग्जाम्पल मोहम्मद खान की वेबसाइट थी, उन्होंने निम्रा चौधरी की वेबसाइट से 2015 में एक बैकलिंक क्रिएट किया था, ठीक है। अब इन्होंने निम्रा चौधरी को ईमेल करके तो नहीं बताया ना कि मैंने अपनी वेबसाइट खत्म कर दी है, मेरा बैकलिंक रिमूव कर दो, ठीक है। ऐसा तो कोई सीन नहीं हो सकता ना। या ये एक तो ये सीन हो सकता है कि 10,000 की 10,000 वेबसाइट ओनर्स हैं जहां से इनको बैकलिंक्स मिल रहा है, ये हर दिन इन तमाम लोगों को ईमेल करके बता दें कि बैकलिंक रिमूव कर दो क्योंकि मेरी वेबसाइट रिमूव हो गई, ठीक है। लेकिन क्योंकि इन्हें पता है कि इससे मुझे कोई फायदा नहीं होगा, ना ही नुकसान होगा, मैं इतनी मेहनत क्यों करूं, ठीक है। वेबसाइट तो चली गई, लेकिन आपके बैकलिंक्स तो वहीं पे ही रहेंगे ना। यानी कि एक बंदा उस बैकलिंक के ऊपर क्लिक करेगा तो आगे क्या आएगा? लिखा आएगा वेबसाइट नोट फाउंड। यही लिखा आता है ना जब आप एक ऐसी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, यानी कि आप लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं और आगे जाते हैं तो वहां पे क्या लिखा आएगा? वेबसाइट नोट फाउंड। तो ऐसी वेबसाइट को ऐसे लिंक को हम क्या कहते हैं? ऐसे लिंक को हम कहते हैं ब्रोकन बैकलिंक, ब्रोकन लिंक कहते हैं, ठीक है। ब्रोकन लिंक से क्या मुराद है कि आपने किसी लिंक के ऊपर क्लिक किया और आगे जाके या तो 404 का एरर आ गया या फिर गूगल का एरर आ गया कि वेबसाइट नोट एग्जिस्ट जो है मैसेज आ गया। तो ऐसी उसको हम क्या कहते हैं? ऐसे लिंक को हम क्या कहते हैं? ब्रोकन लिंक कहते हैं। तो क्यों ना मैं बेनिफिट उठाऊं उन ब्रोकन बैकलिंक्स को अपनी वेबसाइट के लिंक से रिमूव, अपनी रैंक वेबसाइट से रिप्लेस करने के लिए। क्या ख्याल है? एक वेबसाइट एक्सपायर हो गई है, उसके बैकलिंक्स तो वहीं पे मौजूद है ना, क्यों ना मैं बेनिफिट उठाऊं उन तमाम के तमाम जो 10,000 बैकलिंक्स हैं, ठीक है। पढ़ाया है नहीं, क्वेश्चन शुरू हो गए।
पढ़ाया हम लोगों ने है नहीं, क्वेश्चन अभी पढ़ा, मैंने कहा भी था तसल्ली से आराम से जरा मेरा ये वाला लेक्चर सुन रहे हैं ब्रोकन बैकलिंक्स वाला, फिर हम आगे बात करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, मैंने 10,000 के 10,000 बैकलिंक्स मैं कोशिश करूंगा कि अपनी वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट कर लूं। क्यों रीडायरेक्ट कर लूं, ये मैं इसलिए रीडायरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि ये तमाम के तमाम बैकलिंक्स पुराने हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी एक वेबसाइट शुरू की है 2011 में और मैं उसके बैकलिंक जो है 2010 की वेबसाइट से ले रहा हूँ। तो गूगल के पास एक जबरदस्त सा एक वो नहीं जाएगा, क्या कहते हैं, सिग्नल नहीं जाएगा कि इस बंदे के पास जो बैकलिंक आ रहा है वो तो इतनी पुरानी पुरानी वेबसाइट से आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसलिए पुरानी वेबसाइट्स के बैकलिंक ले रहे हैं ताकि हम हमारी वेबसाइट मिनटों के अंदर क्या हो जाए, मिनटों में तो नहीं खैर, यानी कि हमारी वेबसाइट स्पीड से जो क्या हो जाए रैंक हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले हमारा स्टेप होगा स्टेप 1, फाइंड एक्सपायर्ड डोमेन विद ब्रोकन डोमेन्स। सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा, हम लोगों ने एक्सपायर्ड डोमेन्स फाइंड करनी है। एक्सपायर्ड डोमेन से क्या मुराद है, ऐसी वेबसाइट्स जो कि एक जमाने में थी और अब खत्म हो गई, ठीक है। नंबर 2 क्या है, फाइंड देयर बैकलिंक्स। जब हमें एक्सपायर्ड डोमेन्स मिल जाएंगी तो नंबर 2 हम लोगों ने क्या करना है, उनके बैकलिंक्स को फाइंड करना है कि उन्होंने किस किस वेबसाइट से बैकलिंक क्रिएट किए थे। नंबर 3 क्या करना है, कॉन्टेक्ट विद द वेबसाइट ओनर, ठीक है। जिस वेबसाइट से बैकलिंक उसने क्रिएट किया था मैं उस वेबसाइट के ओनर से कांटेक्ट करूंगा, ठीक है। रिक्वेस्ट हिम टू रिप्लेस ब्रोकन लिंक विद यूअर्स, ठीक है। फिर आप उसे क्या करेंगे, आप उसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप उसको कहेंगे कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो एक लिंक बना हुआ है, आप उसे क्या कहेंगे, आपकी वेबसाइट के ऊपर जो लिंक बना हुआ है ये जो है लिंक ब्रोकन हो चुका है, ये वाली जो डोमेन एक्सपायर हो चुकी है, तो आप क्या करें, इस लिंक को मेरी वेबसाइट के साथ रीडायरेक्ट कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे 2 सिनेरियो हो सकते हैं, वो आपको कह सकता है ठीक है मैं आपको फ्री में भी दे सकता हूँ, वो आपसे कह सकता है पैसे भी मांग सकता है वो आपसे, ठीक है। टोटली डिपेंड करता है उसकी मर्जी, ठीक है। उसकी वेबसाइट उसकी मर्जी, जो मर्जी करे। पहले मुझे ये बताएं तमाम स्टेप समझ आ गए हैं, मैं आपको स्टेप्स जो है वो परफॉर्म करके दिखाने वाला हूँ। स्टेप 1 क्या होगा, मैंने एक्सपायर्ड डोमेन फाइंड करनी है। स्टेप 2 क्या होगा, मैंने उनके बैकलिंक्स फाइंड करना है कि आखिर इस वेबसाइट के बैकलिंक कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। स्टेप 3 क्या होगा, जिन वेबसाइट से बैकलिंक्स आ रहे हैं मैं उन वेबसाइट के ओनर से रब्ता करूंगा। स्टेप 4 क्या होगा, स्टेप 4 मेरा ये होगा कि मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो बैकलिंक किसी ने एक जमाने में बनाए थे ये ब्रोकन हो चुके हैं, आप क्या करें, आप इस लिंक को मेरी वेबसाइट के साथ जो है रिप्लेस करें, ठीक है। तो वहाँ पे 2 सिनेरियो आ सकते हैं, वो आपसे ये कह सकता है कि हाँ ठीक है मैं रिप्लेस कर दूंगा लेकिन मुझे उसके पैसे दो। वो आपसे भी कह सकता है कि आपने मुझे ये बताया कि मेरी वेबसाइट के ऊपर ब्रोकन बैकलिंक बना हुआ है, आपका बहुत शुक्रिया, इसलिए मैं आपको रिवॉर्ड के तौर पे फ्री का बैकलिंक दे देता हूँ, ठीक है। इससे आपको क्या फायदा होगा, आपको फायदा ये होगा कि आपको एक पुरानी वेबसाइट से बैकलिंक मिल जाएगा, एक तो ये फायदा होगा, और दूसरा फायदा जो होगा वो वेबसाइट के ओनर को होगा। वेबसाइट के ओनर को क्या फायदा होगा, आपने उसको उसकी वेबसाइट के जो ब्रोकन लिंक हैं वो फाइंड करने में हेल्प की है, तो उसको फायदा होगा। गूगल को ये बात शदीद नापसंद है कि आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐसी वेबसाइट्स के लिंक ऐड किए हुए हैं जो कि एक्सपायर्ड हो चुकी हैं, ठीक है। इस बेस के ऊपर गूगल आपकी वेबसाइट को पेनलाइज भी कर सकता है, यानी कि आपकी वेबसाइट को सर्च रिजल्ट से रिमूव भी कर सकता है। तो क्योंकि आपने वेबसाइट ओनर की हेल्प की है ब्रोकन लिंक फाइंड करने में उसकी वेबसाइट से, तो वो आपको फ्री में एज अ रिवॉर्ड के तौर पर भी ये वाला बैकलिंक फ्री में भी दे सकते हैं, लेकिन आमतौर पे वो क्या मांग रहे होते हैं, वो पैसे मांग रहे होते हैं, ठीक है। तो दोनों ऑप्शंस जो है वो आपके पास हो सकती है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या है, फाइंड एक्सपायर्ड डोमेन्स। तो हमको कहाँ पे जाएंगे, हम लोग जाएंगे expiredomains.net पे जाएंगे। इसका एड्रेस भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आप फ्यूचर में इसको यूज कर सकें, ठीक है। हम लोग गए expiredomains.net, ये इसका लिंक है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ठीक है।
ये वेबसाइट क्या करती है, ये वेबसाइट हमें दुनिया में जितनी भी वेबसाइट एक्सपायर्ड हो गई हैं या होने वाली हैं अगले कुछ मिनट में, कुछ सेकंड में, उसका डाटा देती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सर्च बार नजर आ रहा है। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे जिस निच से रिलेटेड जो है बैकलिंक आप क्रिएट कर रहे हो, आपने उसको मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल, आपके क्लाइंट की जो वेबसाइट है वो फैशन से रिलेटेड है, तो आप यहाँ पे फैशन लिख देंगे। अगर वो हेल्थ से रिलेटेड है, आप हेल्थ का वर्ड लिख लेंगे। या अगर वो वेट लॉस से रिलेटेड है, तो आप यहाँ पे क्या लिख लेंगे, वेट लॉस। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप एंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ पर ये हमें क्या दिखाने लग गया है, इसने हमें डाटा शो करवाया है उन तमाम वेबसाइट्स का जो कि वेट लॉस से रिलेटेड थी, लेकिन अब तमाम की तमाम क्या हो चुकी हैं, एक्सपायर्ड हो चुकी हैं। और कितनी वेबसाइट्स आ रही हैं यहाँ पे, 1,46,413। ठीक है, इतनी डोमेन जो है वो क्या हो चुकी हैं, एक्सपायर्ड हो चुकी हैं। पहला स्टेप सबको समझ आ गया है? नहीं समझ आया तो फटाफट से पूछें, इतने में आप लोगों को कमेंट पढ़ लूँ। आप ये भी कह सकते हैं कि आपकी वेबसाइट पर लिंक ब्रोकन है, इस तरह क्या एक और आर्टिकल बेस्ट है? बिल्कुल, हम लोग नूरुल हसन ऐसे कह सकते हैं, बिल्कुल आप कह सकते हैं। आपका जो मेन मकसद है वो क्या है, आपने उस बंदे को कायल करना है कि वो आपको बैकलिंक दे दे फ्री में। ठीक है, मुझे बताएं स्टेप 1 समझ आ गया क्या था, हम लोगों ने क्या किया था, expireddomains.net के ऊपर हम लोग गए। ठीक है, जिस निच से रिलेटेड हम लोगों ने एक्सपायर्ड डोमेन सर्च करनी है, उस निच को हम लोगों ने यहाँ सर्च बार के अंदर लिखा, और हमारे पास दुनिया में वेट लॉस से रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट एक्सपायर्ड हो चुकी थी उसका डाटा आ गया। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कुछ मजीद डाटा आ रहा है, वो क्या आ रहा है, BL स्टैंड फॉर बैकलिंक्स। ठीक है, एक्सपायर्ड हो चुकी है डोमेन नेम। ठीक है, यहाँ पे बताया हुआ भी है किस जगह से एक्सपायर हुई है। ठीक है, कौन सी जगह से इन्होंने वेबसाइट परचेज की थी, फॉर एग्जांपल GoDaddy से की थी या names.com से की थी। ठीक है, उसके अलावा उसने ये बताया हुआ है कि ये वेबसाइट क्रिएट कब हुई थी, कहाँ पे लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, उसने ये बताया हुआ है कि वेबसाइट कब क्रिएट हुई थी, ये वेबसाइट 2012 में हुई थी। ठीक है, और ये कब हो गई है, एक्सपायर्ड हो चुकी हैं। ये बात समझ आ गई सब लोगों को? ठीक है, ABL से क्या बनता है, बर्थ कब हुई थी इस वेबसाइट की। बैकलिंक, इसके अंदर सारा डाटा हम लोग रीड कर सकते हैं, लेकिन जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट डाटा चाहिए वो क्या चाहिए, हमें हमें इसके बैकलिंक्स चाहिए, और हमें उसका पता होना चाहिए कि वेबसाइट कितनी पुरानी है। ठीक है, जितनी पुरानी वेबसाइट उतने ही बेहतर बैकलिंक्स। तो अब यहाँ पे 1,46,413 वेबसाइट्स आई हुई हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस BL के ऊपर क्लिक करूंगा ताकि मुझे पहले वो वाली वेबसाइट्स दिखाए जिसके बैकलिंक्स सबसे ज्यादा बने हुए हैं। ठीक है, अभी तो हमें काफी सारे दिखाए ना, इसके 97 है, फिर 0,0,0,0,0 है। ठीक है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और ये मुझे असेंडिंग के अंदर जो है वो डाटा दिखाएगा। ठीक है, अब देखें इसने मुझे जो है पहले वो वाली वेबसाइट दिखाई जिसके सबसे ज्यादा बैकलिंक हैं, फिर वो दिखाया जिसके कम है, फिर उससे कम, उसके कम, उससे कम। ठीक है, बात समझ आ गई है? अब फॉर एग्जांपल, ये एक डोमेन है जो कि 2016 के अंदर सबसे पहले बनी थी, लेकिन अब ये एक्सपायर्ड हो चुकी है। इसके कितने बैकलिंक्स बने हुए हैं, 1,82,000 से भी ज्यादा। ठीक है, इस तरह इसके 81,000 से भी ज्यादा बने हुए हैं। तो ये वो वाली वेबसाइट्स हैं जो कि एक्सपायर्ड हो चुकी हैं और इनके बैकलिंक्स अभी भी मौजूद हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया है, एक्सपायर्ड डोमेन सर्च कर ली है, हमें पता चल गया कि इनके बैकलिंक्स भी मौजूद हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूं कि इस वेबसाइट के बैकलिंक्स मुझे मिलें, तो मैं क्या करूंगा, इस वेबसाइट के नंबर ऑफ बैकलिंक्स चेक करूंगा। ठीक है, जैसे कि आप में से काफी सारे लोग 3-4 दिन से पूछ रहे थे हम लोग बैकलिंक कैसे चेक करेंगे, बैकलिंक कैसे चेक करेंगे, और मैं आपको बता रहा था कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेकर जा रहा हूँ और मैं आपको बताऊंगा फिर कैसे चेक करेंगे। ठीक है, अब मैंने इस वेबसाइट को ओपन किया है, तो ये वेबसाइट क्या है, ये वेबसाइट एक्सपायर हो चुकी है, इसलिए वेबसाइट ये ओपन नहीं हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मैंने इस वेबसाइट के बैकलिंक्स चेक करने हैं। ठीक है, फाइंड देयर बैकलिंक्स। उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं गूगल करूंगा बैकलिंक चेकर। ठीक है जनाब, उसके लिए मैं क्या करूंगा उसके लिए मैं गूगल करूंगा बैकलिंक चेकर। ठीक है, ताकि मुझे फ्री बैकलिंक्स चेकर के नाम से टूल्स मिल जाए। बैकलिंक चेकर टूल्स लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे काफी सारी वेबसाइट्स आ रही हैं। बैकलिंक वॉच एक जमाने में काफी ज्यादा पॉपुलर वेबसाइट होती थी, आई डोंट नो कि ये वेबसाइट चल भी रही है कि नहीं चल रही है, फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं।
ठीक है, अब इस वेबसाइट के अंदर मैं क्या करूंगा, इसके एड्रेस बार के अंदर मैं वेबसाइट का लिंक ऐड करूंगा जो कि मुझे ब्रोकन लिंक में से एक्सपायर्ड डोमेन में से मिली है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे चेक बैकलिंक्स के ऊपर क्लिक कर लूंगा और देखते हैं क्या ये टूल हमें कुछ डाटा दे रहा है या नहीं दे रहा है। ठीक है, इसने मुझे यहाँ पे कुछ बैकलिंक शो कराए हैं, लेकिन बहुत लिमिटेड से कराए हैं, तो हम लोग इसको यूज नहीं कर रहे हैं, हम कोई और टूल यूज कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग इस वाले टूल को देख लेते हैं या हम लोग इस टूल को देख लेते हैं। एक टूल होता है, अच्छा, बैकलिंक चेक करने के लिए जो पेड टूल होते हैं वो ज्यादा बेहतर होता है, जैसे कि एहरफ के नाम से। ठीक है, अगर हम लोग टूल की बात करें, एक टूल है एहरफ के नाम से, काफी ज्यादा पॉपुलर टूल है, लेकिन ये पेड है, और लेकिन इस सबसे बेस्ट रिजल्ट जो है वो आपको यही वाला टूल देता है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने दूसरी वेबसाइट ओपन की है, इसके बैकलिंक चेक कर लेते हैं कि हो सकता है ये वाला वेबसाइट हमें जो है वो ज्यादा बेहतर रिजल्ट दिखाए। परफॉर्म चेक, इतने ही लोड हो रही है, तो हम लोग इतने और भी किसी वेबसाइट को चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये इसको लोड कर रहा है और ये हमारे लिए कुछ बैकलिंक्स है वो फाइंड करने लग गया है कि इस वेबसाइट ने पास्ट के अंदर कौन कौन सी वेबसाइट यूज की थी बैकलिंक्स क्रिएट करने के लिए। ठीक है, कोई डेटा ही नहीं आया इसका, तो हम लोग दोबारा से ट्राई करते हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पे बता दूं आपको कि आपने ये वाली सर्विस जो है वो फाइवर के ऊपर जो है ऑफर नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि हमें नहीं पता है कि हम जिस बंदे से रब्ता कर रहे हैं वो हमें बैकलिंक देगा या नहीं देगा। ठीक है, ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एक अच्छी टेक्निक है बैकलिंक्स क्रिएट करने की, तो आप इससे यूज कर सकते हैं। स्मॉल एसईओ टूल्स के ऊपर चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये वाली सर्विस आपने ऑफर नहीं करनी है, आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा नॉलेज हो और आपको पता चल सके कि आप इसके जरिए इस तरह से भी बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट के लिए कर सकते हैं। ठीक है, क्लाइंट की वेबसाइट के लिए नहीं करना है, तो आप अपनी वेबसाइट के लिए कर सकते हैं। तो ये मेरे पास वर्क नहीं कर रहा है, ये वाला टूल भी वर्क नहीं कर रहा है। पेड टूल वर्क करते हैं ज़्यादा बेहतर, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको किसी फ्री टूल के जरिए निकाल के कुछ दिखा दूं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, क्योंकि डेफिनेटली वो आप यहाँ पे $100 का या पर मंथ $100 का पेड टूल तो यूज नहीं करेंगे ना। गेट बैकलिंक्स, बैकलिंक्स क्यों नहीं आ रहा है? अच्छा, नाम ही गलत टाइप कर रहा हूँ तो कैसे आएगा? कोई और वेबसाइट उठाते हैं। एडफ जो है वो आपको एक या दो वेबसाइट ट्राई करने को देता है। ठीक है, वो उनका ट्रायल वर्जन चल रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास अब आ गए बैकलिंक्स। मैंने ये स्मॉल एसईओ टूल वाला जो वेबसाइट है, ये सेम वही वाली वेबसाइट है। ये कौन सी वेबसाइट है? ये सेम वही वाली वेबसाइट है जहां से हम लोग प्लेजरिज्म वगैरह को चेक करते हैं। ठीक है, आप लोगों को मैंने ये वाला टूल शायद शुरू में भी दिखाया था, स्मॉल एसईओ टूल की जो वेबसाइट है, इसमें मैंने ये वेबसाइट चेक की है। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या दिखा रहा है? मुझे ये वेबसाइट शो करवा रहा है। ठीक है, उनकी डोमेन अथॉरिटी भी दिखा रहा है। पहले मुझे ये दिखा रहा है कि इस वेबसाइट को यहाँ से इस वेबसाइट से बैकलिंक मिल रहे हैं। नंबर 1 हमें क्या चीज दिखा रहा है कि हमें बैकलिंक्स मिल रहे हैं। नंबर 2 हमें आंसर टेक्स्ट दिखा रहा है कि जो बैकलिंक जब क्रिएट किए थे उसके साथ कौन सा टेक्स्ट लिखा था। आई होप आप सब लोगों को पता होगा कि आंसर टेक्स्ट क्या होता है, इसके ऊपर मैंने आपको ऑलरेडी लेक्चर दे चुका हूँ। नंबर 3 मुझे क्या दिखा रहा है? वो मुझे ये दिखा रहा है कि ये जो
जिस वेबसाइट से बैकलिंक मिल रहे हैं उसकी डोमेन अथॉरिटी क्या है, ठीक है। नंबर 4 वो मुझे ये दिखा रहा है कि ये डोमेन जो बैकलिंक बना था, ग्रीन का मतलब है डू फॉलो है, और एनएफ का क्या मतलब होता है, नो फॉलो है, ठीक है। ये इस यानी कि इस वेबसाइट से जो बैकलिंक मिल रहा है वो फॉलो है, और जो इस वेबसाइट से बैकलिंक मिल रहा है वो नो फॉलो है, ठीक है। टोटल मुझे यहाँ पर ये भी दिखा रहा है, यहाँ पे किसी ने पूछा था, किसी स्टूडेंट ने, किसी फीमेल स्टूडेंट ने पूछा था कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी क्लाइंट की वेबसाइट के कितने बैकलिंक्स डू फॉलो हैं, कितने बैकलिंक्स नो फॉलो हैं। तो इस टूल ने हमें ये भी बता दिया है कि इसके जो टोटल इसके 4,484 बैकलिंक्स डू फॉलो हैं, और इसने 28,000 बैकलिंक्स जो हैं वो नो फॉलो बनाए हुए हैं। यानी कि इसने क्या रेशो रखी हुई है अपने बैकलिंक्स की, डू फॉलो नो फॉलो की, इसने रखी हुई है 1 मल्टीप्लाई बाय, इसने 15% जो है वो डू फॉलो बैकलिंक्स बनाए हैं, और बाकी के बाकी बैकलिंक्स उसने नो फॉलो बनाए हैं, ठीक है। किसी स्टूडेंट ने आप में से यहाँ पे क्वेश्चन किया था, तो हमें ये भी पता चल जाएगा, ठीक है। कितनी वेबसाइट से इसने बैकलिंक बनाए हैं, इसने 30,000 वेबसाइट से 33,000 बैकलिंक्स बनाए, यानी कि कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां से इसने एक से ज्यादा बैकलिंक भी क्रिएट किया हुआ है। ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? सॉरी, गलत बता दिया, उसने 66 वेबसाइट से 33,000 बैकलिंक बनाए, यानी कि इसने एक वेबसाइट से काफी ज्यादा बैकलिंक जो है वो लिए हैं। ये बात समझ आ गई आप सब लोगों को कि ये डाटा यहाँ पे में क्या क्या लिखा हुआ है। इस डोमेन की डोमेन अथॉरिटी कितनी है, 29। इसने कितने बैकलिंक्स बनाए हैं, 33,000 बैकलिंक्स बनाए हैं। यहाँ पे हमें कितना रिजल्ट आ रहा था, यहाँ पे 34,000 बता रहा था। यहाँ ये वाला टूल हमें बता रहा है कि इसने 33,000 बैकलिंक्स बनाए हैं। कितनी डोमेन, कितनी वेबसाइट से बनाए हैं, इसने 33,000 बैकलिंक्स 666 वेबसाइट से बनाए हैं, ठीक है। इसने टोटल 4,400 पता नहीं कितने बैकलिंक्स डू फॉलो बनाए हैं। बाकी इसने 28,065 नो फॉलो बैकलिंक्स बनाए हैं, ठीक है। इधर से आप इसकी रेशो का आइडिया ले सकते हैं। फिर कौन कौन सी वेबसाइट से बैकलिंक बनाए हैं, इसने हमें थोड़ी सी लिस्ट दे दी है। उसने कहा कि इस वेबसाइट उसने वेबसाइट्स के नाम बता दिए हैं, ठीक है। कौन सा उसने ऑनचर टैक्स यूज किया है, इसने उसके बारे में हमें बता दिया है, ठीक है। उसने डोमेन अथॉरिटी बता दी है कितनी थी उसकी, ठीक है। नो फॉलो था या डू फॉलो था, इसने हमें उसके बारे में बता दिया। अब हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल उसने इस वेबसाइट से बैकलिंक क्रिएट किया था, मैं इस वेबसाइट को ओपन करूंगा, ठीक है। इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद वहां पे कॉन्टेक्ट अस का जो फॉर्म पेज होता है, मैं वहां पर जाकर उसको बताऊंगा कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो फलां बैकलिंक बना हुआ है वो क्या है, वो ब्रोकन हो चुका है, तो आप क्या करें, इसको मेरे बैकलिंक के साथ रिप्लेस कर दें, ठीक है जी। ये बात समझ आ गई है कि हम लोगों ने ये स्टेप किस तरह से परफॉर्म करना है। यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, क्योंकि ये फ्री टूल है तो ये हमें लिमिटेड सा रिजल्ट दिखा रहा है, ठीक है। क्योंकि ये फ्री टूल है तो ये लिमिटेड सा दिखा रहा है हमें रिजल्ट। अगर ये चीज़ समझ नहीं भी आई तो इट्स ओके, ये इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है, आप इस चीज़ को फाइवर के ऊपर ऑफर नहीं कर सकते हैं, ये आप आमतौर पे अपनी वेबसाइट के लिए ही यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है। मैंने सबसे पहले क्या किया है, मैंने एक्सपायर्ड डोमेन्स फाइंड किए हैं, उसके लिए मैंने ये वाली वेबसाइट यूज़ की है, ठीक है। वहाँ पे अपना नीचे एंटर किया है, उसके बाद मैंने नीचे एंटर करने के बाद मुझे यहाँ पर ये वेबसाइट्स की लिंक मिल गई है। यहाँ से मैंने बैकलिंक्स चेक किए हैं, मैंने वो वाली वेबसाइट उठाई हैं जिनके बैकलिंक्स काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। फिर मैंने स्मॉल एसईओ टूल यूज़ करते हुए उसके बैकलिंक्स फाइंड किए कि आखिर उसने कहाँ से बैकलिंक्स क्रिएट किए थे, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, 1 बाय 1 इनको ओपन करता जाऊँगा और उनको बताता जाऊँगा कि आपकी वेबसाइट के ऊपर ये बैकलिंक्स एक्सपायर हो चुके हैं, तो बराए मेहरबानी आप इनको मेरी वेबसाइट के साथ क्या कर दें, रिप्लेस कर दें, ठीक है। तो ये सारी बात। अच्छा, यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे हम लोग एक, अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो वेबसाइट है expireddomains.net के नाम से, इससे तो एक हम ये काम कर सकते हैं ना, हम लोग ब्रोकन बैकलिंक्स फाइंड कर सकते हैं। दूसरा हमसे क्या फायदा उठा सकते हैं, देखते हैं कोई है इधर जीनियस बंदा जो हमें ये बात बता सके कि दूसरा हम इससे क्या बेनिफिट उठा सकते हैं। कोई जीनियस बंदा, देखते हैं कौन इस बात का रिप्लाई करता है।
एक तो ये फायदा है ना कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली बैकलिंक हम लोग क्रिएट करने के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरा हम फायदा क्या उठा सकते हैं, आपको मैं 1 मिनट दे रहा हूं, जरा सोच के बताएं कि इन दुबारा जो डोमेन एक्सपायर हो चुकी हैं, इसका हम और क्या फायदा उठा सकते हैं। और इसका गिग मैं आपको भी दिखाने वाला हूं। बल्कि हम लोग फाइवर के ऊपर जाते हैं, एक्सपायर डोमेन सेल, और उसको डोमेन को अपने ब्लॉग पर, बिल्कुल ठीक हमारे पास। इसके अलावा हम अपने तो हाँ, लेकिन आप ये भी लगा सकते हैं कि ब्रोकन लिंक फाइंड करके दे देंगे, लगा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, हमारे पास वसीम ने जवाब दिया है, बिल्कुल ठीक जवाब दिया है कि आप क्या कर सकते हैं, ये जो एक्सपायर्ड डोमेन्स हैं, फॉर एग्जांपल ये डोमेन है weightlossneed.com, ठीक है, जैसे कि ये डोमेन है, ठीक है, आप इस डोमेन को परचेज भी तो कर सकते हैं अपने ब्लॉग के लिए, क्या ख्याल है, अपने ब्लॉग के लिए इसको परचेज भी तो कर सकते हैं। और जब आप इसको परचेज करेंगे तो आपको क्या चीज मिलेगी, आपको इस डोमेन के साथ 60,000 फ्री के बैकलिंक्स भी मिलेंगे। क्या ख्याल है, जो डोमेन्स एक्सपायर्ड हो चुकी हैं, आप उनको अपने ब्लॉग्स के लिए भी तो यूज कर सकते हैं। अगर किसी ने फॉर एग्जांपल वेट लॉस के ऊपर ब्लॉग क्रिएट करना है और उसने डोमेन परचेज करनी है, तो क्यों ना वो एक्सपायर्ड डोमेन्स को परचेज कर ले। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो ये वाली डोमेन नेम परचेज कर ले, उसको इस डोमेन नेम के साथ क्या चीज मिलेगी, 60,000 बैकलिंक्स मिलेंगे उसको। ठीक है, और गूगल के पास सिग्नल क्या जाएगा कि ये डोमेन नेम कब की बनी हुई है, 2013 की बनी है, जबकि आप उसको कब परचेज कर रहे हैं, 2020 में परचेज कर रहे हैं। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप इसका यहाँ पे गीक लगा सकते हैं कि मैं आपको एक्सपायर्ड डोमेन्स फाइंड करके दूंगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 337 गिग लगे हुए हैं और ये लोग क्या कर रहे हैं, ये एक्सपायर्ड डोमेन फाइंड करके दे रहे हैं। जैसे कि हम लोग इस बंदे का गिग ओपन कर लेते हैं और ये गिग काफी ज्यादा चलता है, आप इसको लगा सकते हैं। मेरे पिछले स्टूडेंट्स ने कुछ गिग लगाया हुआ है, इवन एक स्टूडेंट ने तो सुबह से सर भी खाया हुआ है इसी ऑर्डर को कंप्लीट करवाने के लिए, सर ये वाली डोमेन कैसे फाइंड करनी है, तो आपको भी दिखाया। तो अभी एक कोई पाकिस्तानी बंदा है, इसने कहा हुआ है कि मैं आपको एक्सपायर्ड डोमेन जो है वो सर्च करके दूंगा, ठीक है, जिसकी डोमेन अथॉरिटी इतनी होगी, जिसके बैकलिंक्स जो है वो इतनी डोमेन से आ रहे होंगे। ठीक है, इस तरह से उसने आंसर टेक्स्ट वगैरह के बारे में उसने बात की हुई है। ठीक है, उसने यहाँ पे लिखा है स्पैम फ्री होंगी। स्पैम फ्री से मुराद ये है कि वो ब्लैक हैट एसईओ उसके ऊपर नहीं होगी। ब्लैक हैट उसको हम लोग कल पढ़ेंगे जब हम लोग इसका लास्ट लेक्चर लेंगे। ठीक है, उसके अलावा स्पैमिंग चेक करने के लिए हमारे पास ऑनलाइन टूल्स भी होते हैं, हम लोग उनको भी यूज कर सकते हैं। तो आप उसको ऑनलाइन यूज कर सकते हैं, किसी एक्सपायर्ड डोमेन को एक्सपायर्ड डोमेन को स्पैमिंग टूल वाले टूल से चेक कर सकते हैं कि इस वेबसाइट का स्पैमिंग स्कोर क्या है। ठीक है सर, मैंने सुना है कि एक्सपायर्ड डोमेन्स की एज बेनिफिट नहीं मिलता है, प्लीज क्लियर कर दें सर, बेस्ट कौन सा ऑप्शन है। दोनों ही ऑप्शंस अच्छे हैं जुहेब इकबाल। डोमेन की जो एज है वो डेफिनेटली इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं देती, लेकिन कहीं ना कहीं दे रही होती है बेनिफिट। ठीक है, एक्सपायर्ड डोमेन के जो चार्जेस हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे कि ये डोमेन एक्सपायर्ड $800 की मिल रही है। ठीक है, ये $280 की मिल रही है, ये 1 लाख की मिल रही है। ठीक है, अच्छा एक चीज आपको यहाँ पे ये बता दूं, जब आप ये वाला गिग लगा रहे हैं, जैसे इस बंदे ने गिग लगाया कि आई विल फाइंड यू एक्सपायर्ड डोमेन, ठीक है, एक डोमेन फाइंड करके दे रहा है ये $5 में, तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि ये मुंह उठा के अपने क्लाइंट को ये वाली डोमेन नेम जो है वो दे देगा जिसकी प्राइस ही $1 है, जिसकी प्राइस जो है वो $5,000 है। बल्कि वो एक सेकंड डोमेन स्क्रीन ब्लर हो गई, दोबारा से लेके आता हूँ। ठीक है जी, हम स्क्रीन को वापस ले आए हैं और आप लोगों के पास अब स्क्रीन जो है वो ब्लर नहीं रही है। चलें जी, यहाँ पे दोबारा से रिपीट करता हूँ कि जब इस बंदे ने यहाँ पे एक गिग लगाया हुआ है, और ये कौन से शहर का बंदा है, देखा देखा लग रहा है,
इसकी प्रोफाइल इतने ओपन करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे गिग नजर आ रहा है, ठीक है। इसने क्या कहा है कि मैं आपको एक्सपायर्ड डोमेन्स फाइंड करके दूंगा। जब ये एक्सपायर्ड डोमेन्स की बात कर रहा है तो ऐसा हरगिज नहीं है कि यहाँ से ये हर रैंडम डोमेन उठाकर दे देगा, बल्कि ये सिर्फ वही वाली डोमेन्स उठाकर देगा जिसकी प्राइस रेगुलर है। रेगुलर से क्या मुराद है, जिस डोमेन को $10 के अंदर या $15 के अंदर परचेज कर सकते हैं। ये बात समझ आ गई है? आप कभी भी अपने क्लाइंट को एक ऐसी डोमेन, एक्सपायर्ड डोमेन नहीं उठाकर देंगे जिसकी प्राइस $1,00,000 है या $300 है या $500 है, बल्कि आपने सिर्फ वही वाली डोमेन्स अपने क्लाइंट को देनी है जिसकी प्राइस कितनी हो, $10 या $15, इससे ज़्यादा ना हो, ठीक है। अब ये आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे आपको सारी की सारी लिस्ट मिली हुई है, आप यहाँ से नेक्स्ट करते जाएं, उससे फाइंड कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2 क्या है, आप इस वेबसाइट के ऊपर अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। जब आप इस वेबसाइट के ऊपर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपके पास यहाँ पर फिल्टर्स की ऑप्शन आ जाती है, ठीक है। और आप यहाँ से फिर फिल्टर लगा सकते हैं कि मुझे सिर्फ वही डोमेन दिखाओ जो कि इतनी साल पुरानी हो, मुझे सिर्फ वही डोमेन दिखाओ जिसके मिनिमम इतने बैकलिंक्स बने हुए, मुझे सिर्फ वही डोमेन दिखाओ जो कि सिर्फ .com हो, ठीक है। मुझे सिर्फ वही डोमेन दिखाओ जिसकी प्राइस क्या हो, नॉर्मल प्राइस हो, ठीक है। जब आप ये तमाम करने के बाद अप्लाई फिल्टर करेंगे तो आपको फिर वो सिर्फ वही डोमेन्स दिखाएगा जो कि क्या होगी, जो कि नॉर्मल प्राइसेस के ऊपर होंगी, ठीक है जी। ये बात समझ आ गई सब लोगों को? और ये बंदा कहाँ का है? तो ये गिग आप लोग लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? देखें, इसने गिगी एक लगाया हुआ है। अच्छा, इसने एक्सपायर्ड डोमेन का एक गिग लगाया हुआ है, ठीक है। तो आप ये वाला गिग लगा सकते हैं। उसके अलावा एक्सपायर्ड डोमेन्स के लिए मेरे पास ऑलरेडी खुद से भी कुछ लिस्ट पड़ी हुई है, ठीक है। तो अगर आपका फ्यूचर के अंदर कभी कोई ऑर्डर आता है तो आप लोग मुझसे ही लिस्ट मांग सकते हैं। मैंने काफ़ी पहले एक्सपायर्ड डोमेन्स की लिस्ट परचेज की थी, तो आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन ये जब भी मिलेगी जब आपके पास कोई ऑर्डर आएगा, ऐसी मुफ्त में आपको ये चीज़ नहीं दे रहा हूँ। कहाँ लिखा हुआ है? वो उसने ये लिखा हुआ है कि वो इसलिए लिखा हुआ है, उसने लिखा है मैं आपको क्वालिटी एक्सपायर्ड डोमेन दूंगा। क्वालिटी से क्या मुराद है, उसकी डोमेन अथॉरिटी अच्छी होगी, उसके बैकलिंक अच्छे होंगे, उसका स्पैम स्कोर जो है ना वो कम होगा। स्पैम स्कोर जो है वो आप ऑनलाइन टूल से चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए उसने बस लिखा हुआ है कि एक्सपायर्ड डोमेन क्यों हो सकती है। सर हम एक्सपायर्ड डोमेन से हटकर न्यू भी तो ले, बिल्कुल आप न्यू भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे पास एक्सपायर्ड डोमेन की लिस्ट है, ठीक है। इनकी डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी के साथ है। ये सारी की सारी एक्सपायर्ड डोमेन्स आपको इंटरनेट के ऊपर $10 की मिलेंगी, ठीक है। कितनी है ये? तकरीबन कोई 11,550 है, ठीक है। एक लिस्ट मेरे पास ये है और दूसरी लिस्ट मेरे पास जो है वो ये है। और ये कितनी है? ये भी तकरीबन ये तकरीबन 90,000 है, ठीक है। तो ये मेरे पास 1.5 लाख से ज़्यादा एक्सपायर्ड डोमेन्स की लिस्ट है। तो इन फ्यूचर अगर आपको कोई ऑर्डर आता है तो मैं आपके साथ ये लिस्ट शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। ये मैंने अपने किसी क्लाइंट के लिए परचेज की थी, उसको कुछ एक्सपायर्ड डोमेन्स का डाटा चाहिए था, तो जब भी ये मैंने किसी से परचेज की थी। नहीं जी, आज लास्ट लेक्चर नहीं है बैकलिंक्स का, इंशाल्लाह कल होगा। बैकलिंक्स का नहीं, एसईओ का ये लास्ट लेक्चर इंशाल्लाह कल होगा या मैक्सिमम परसों तक होगा, ठीक है जनाब आलिया। ये था हमारा कुछ लेक्चर डोमेन से रिलेटेड, ठीक है। एक्सपायर्ड डोमेन्स और कौन कौन से टाइप के आप बैकलिंक्स बना सकते हैं। तो मैंने आपके साथ 14 डिफरेंट किस्म के बैकलिंक्स क्रिएट करना सिखाया है आपको, ठीक है। इसमें से काफ़ी सारे बैकलिंक्स थे, सोशल बुक मार्किंग हो गया, इमेज, फोटो, वीडियो, बहुत ज़्यादा इजी थे। आप इन तमाम चीज़ों को क्या कर सकते हैं, गिग लगा सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इनका अलग अलग से गिग लगाएं, आप एक गिग के अंदर भी काफ़ी किस्म के बैकलिंक्स एक साथ ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे का सारा काम डाटा एंट्री का काम है, सारे का सारा काम कॉपी पेस्ट वाला काम है, ठीक है।
अगेन से फर्स्ट टाइम इस तरह के बैकलिंक क्रिएट करने में मुश्किल हो सकती है, क्योंकि आपको इन वेबसाइट के ऊपर क्या करना पड़ेगा, अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। कौन सी वेबसाइट, जो कि मैं यहाँ पे जिनका कलर मैं रेड कर रहा हूँ, ठीक है। इनके ऊपर सिर्फ पहली दफ़ा वेबसाइट के ऊपर जब आप अकाउंट बनाएंगे उसमें टाइम लग सकता है, लेकिन बाद में नहीं लगेगा। बाद में ये सारा कॉपी पेस्ट वाला ही काम होगा। ब्रोकन लिंक्स की नहीं लगानी है भाई, की आपने लगानी है आई विल फाइंड एक्सपायर्ड डोमेन्स। ब्रोकन लिंक की तो मैंने आपको शुरू में कहा था ये वाला गिग नहीं लगाना है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि आगे जाके वो बंदा लिंक रिप्लेस करेगा भी या नहीं करेगा, ठीक है। तो ये वाला गिग नहीं लगाना है, आपने एक्सपायर्ड डोमेन्स का गिग लगा सकते हैं कि आई विल फाइंड एक्सपायर्ड डोमेन्स फॉर यू। विकिपीडिया से हम लोग किस तरह से बैकलिंक ले सकते हैं। विकिपीडिया से बैकलिंक लेने का तरीका यह है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। विकिपीडिया से बैकलिंक मैंने आपको इसलिए नहीं पढ़ाया है क्योंकि विकिपीडिया के जो बैकलिंक्स हैं वो बहुत मुश्किल से प्रूव होते हैं, बहुत ही शदीद मुश्किल से प्रूव होते हैं। जो दुनिया का सबसे शदीद मुश्किल बैकलिंक है वो विकिपीडिया से ही हमें बैकलिंक मिलता है सर, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ। सर पहले अकाउंट बना लें, हाँ पहले बना लें। अच्छा, जरूरी नहीं है कि जो मैंने आपको बैकलिंक बनाए हैं आप इंतजार कर रहे हैं कि क्लाइंट कब ऑर्डर करेगा, मैं कब इनके ऊपर अकाउंट बनाऊंगा। भाई आप सब लोगों ने अपने ब्लॉग्स नहीं क्रिएट किए हैं कि आप लोगों ने अपने ब्लॉग्स को रैंक नहीं करना है, या सिर्फ क्लाइंट की वेबसाइट को ही रैंक करके उसके बिजनेस को बूस्ट करना है, अपनी वेबसाइट को या अपने ब्लॉग को रैंक नहीं करना है। ये जब आपने फॉर एग्जांपल अगर आपने 25 जून को अकाउंट बनाया था तो आपकी जो डोमेन्स आपकी जो बिड है वो फिर 25 जुलाई को खत्म होगी, ठीक है। जिस डेट को आएगा विकिपीडिया का मैं फटाफट से थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि विकिपीडिया पे किस तरह से बैकलिंक बनता है। विकिपीडिया के ऊपर आप क्या जाते हैं, विकिपीडिया के ऊपर जाते हैं, अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। यहाँ टॉप के ऊपर आपको ऑप्शन नजर आ रही होती है, ठीक है। जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपके पास जो विकिपीडिया का जो आर्टिकल ओपन हो रहा है ना, आपके पास यहाँ पे एडिट की ऑप्शन भी आ जाती है, ठीक है। और जब आपके पास एडिट की ऑप्शन आ जाती है तो आप यहाँ पे बैकलिंक ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हो कि ये फलां वाली, फॉर एग्जांपल आप ये कह, चलें बैकलिंक को तो मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। जरा मुझे कोई ये बताएगा कि विकिपीडिया के ऊपर ये जो यहाँ पे नंबरिंग लिखी होती है क्यों लिखी होती है। जैसे कि यहाँ लिखा है 3 लिखा है या 4 5 6 7 लिखा है, कोई मुझे बताएगा कि नंबरिंग क्यों लिखी होती है विकिपीडिया के ऊपर। आप ही गए, हाँ जी कोई बताना चाहेगा। जैसे 2 लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है ये 2। गूगल खुद से बैकलिंक कैसे देगा, फटाफट से बताएं। नंबरिंग बिल्कुल ये रेफरेंस लिखा होता है, यानी कि जब मैं 2 के ऊपर क्लिक करूंगा तो इस पे लिखा हुआ है कि ये इस स्पेसिफिक वेबसाइट के ऊपर ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है। वेबसाइट या टीवी शो या बुक वगैरह के ऊपर, ठीक है। ये रेफरेंस नंबर होता है। तो जब आपने अगर विकिपीडिया से बैकलिंक क्रिएट करना है तो आप क्या करेंगे, इस वेबसाइट के ऊपर अकाउंट क्रिएट करेंगे। जब आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो आपके पास यहाँ पे जैसे मेरे पास एडिट लिंक्स की ऑप्शन आ रही है, आप एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर आप यहाँ पे कोई नई इंफॉर्मेशन डालेंगे, वो वाली इंफॉर्मेशन आपकी वेबसाइट के ऊपर होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल आप सपोज कर लें कि ये वाली इंफॉर्मेशन आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर दी हुई है, आप यही वाली इंफॉर्मेशन यहाँ पर विकिपीडिया के ऊपर डालेंगे और रेफरेंस के अंदर अपनी वेबसाइट को मेंशन कर देंगे, ठीक है। इस तरह से आपको बैकलिंक मिल जाएगा। सुनने में बहुत आसान बात लग रही है, लेकिन विकिपीडिया हर इंफॉर्मेशन को कोशिश करता है कि वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। तो आपने यहाँ पे जो लिंक ऐड किया हुआ होगा, विकिपीडिया उसको वेरीफाई करेगा कि क्या इस बंदे ने जो इंफॉर्मेशन डाली हुई है ये जेन्युइन भी है या सिर्फ इसने बैकलिंक क्रिएट करने के लिए एक रैंडम इंफॉर्मेशन डाल दी है, ठीक है। अगर वो जेन्युइन होगी तो आपकी वेबसाइट का लिंक यहाँ पे अप्रूव हो जाएगा और आपको बैकलिंक मिल जाएगा, ठीक है जी। ये बात समझ आ गई है। तो हम इस विकिपीडिया के बैकलिंक्स को इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि ये एक बहुत मुश्किल बैकलिंक है और हम इसको लेने में हमें काफी टाइम और मेहनत लग सकती है, ठीक है। और ये था यहाँ पे लेक्चर, मैं आप लोगों के क्वेश्चन पर पढ़ रहा हूँ, उसके बाद हम लोग इस लेक्चर को खत्म करते हैं। ये नूरुल हक ने हमसे एक क्वेश्चन किया था जो हमने उसको आंसर कर दिया। सर
जिस दिन अकाउंट क्रिएट किया था वो आपका मंथ जो है वहां उस डेट से शुरू होगा। सर हम पाकिस्तान में हैं तो किसी और कंट्री की डोमेन लेते हैं तो उसके लिए क्या इफेक्ट है? लाइक आप किसी भी कंट्री की डोमेन ले सकते हैं। name.com के ऊपर जाएं, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। name.com के ऊपर जाएं और वहां पे जाके डोमेन्स को परचेज कर लें। आप किसी भी कंट्री की डोमेन को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, और क्या लिखा हुआ है? अच्छा इस सर्च रिजल्ट में क्या होगा? अच्छा आपका क्वेश्चन ये है, अगर आपका जो आपकी जो वेबसाइट का कंटेंट है वो स्पेसिफिक है कि वो सिर्फ पाकिस्तानी लोगों के लिए है या फॉर एग्जांपल वो यूएई के लिए है, तो आप लोगों ने नोट किया होगा कि हम लोग जब भी कंप्यूटर के ऊपर जब भी हम लोग गूगल के ऊपर कुछ सर्च करते हैं तो गूगल रिजल्ट हमें हमेशा लोकल वेबसाइट्स पहले शो करती है, ठीक है। यानी कि अगर दो वेबसाइट है, एक वेबसाइट है फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान.com और एक वेबसाइट है इंफॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान डॉट पीके, तो गूगल हमेशा पहले डॉट पीके वाला रिजल्ट जो है वो पाकिस्तानी यूजर को शो कराएगी, ठीक है जी। ये बात समझ आ गई है जिसका भी ये क्वेश्चन था? सर गूगल खुद से बैकलिंक क्यों करेगी? गूगल के पास और कोई काम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप सब लोग क्वेश्चन खत्म हो गए हैं और हम लोग चलते हैं। आप लोगों से मुलाकात होगी कल और कल हम इस बैकलिंक को खत्म करेंगे। मैं इससे ऑफ पेज ऐसे वो खत्म करेंगे क्योंकि मैं इससे बहुत ज्यादा तंग आ चुका हूँ। ब्रांड डोमेन परचेज कर लें वसीम इकबाल, अगर आप एक से ज्यादा कैटेगरी को टारगेट कर लें। नहीं, अगर आप इंडिया की डोमेन लेंगे उसमें क्यों इशू आएगा? रॉ वाले आपको उठा के ले जाएंगे, नहीं आईएसआई वाले आपको उठा कर ले जाएंगे कोई इशू नहीं आएगा अच्छा एक और बात आप लोगों से जाने से पहले, बल्कि ये बात कल करूंगा। अभी 42 चलें, यहाँ पे अच्छे अच्छे खासे यहाँ पे लोग ऑनलाइन हैं। आप में से कुछ स्टूडेंट इतने ज्यादा जज्बाती हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे होते हैं, मुझे मैसेंजर के ऊपर कॉल करना शुरू कर देते हैं। और वो किस पर कॉल कर रहे होते हैं? सुबह के 6 बजे, सुबह के 7 बजे, सुबह के 8 बजे, ठीक है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको अलाउ नहीं है कि आप मुझे मैसेंजर के ऊपर कॉल कर सकें। आप सिर्फ मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपकी फुप्पी का बेटा नहीं हूं कि आप मुंह उठा के जब दिल चाह आपने मुझे कॉल करना शुरू कर दिया, ठीक है। और स्पेशली ऐसे स्टूडेंट जिनकी लेक्चर के अंदर जीरो परफॉर्मेंस है, उनके तो मैं अब क्वेश्चन लेना भी ऑलमोस्ट खत्म कर दिए हैं, ठीक है। अगर आप मुझे यहाँ पे लेक्चर के अंदर आपकी एंगेजमेंट नहीं आ रही है तो आप जब मेरे लेक्चर के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है तो मैं आपके क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है। तो अगर आपने क्वेश्चन करना है क्वेश्चन लिखें और चले जाएं। मुझे जैसे ही आपका क्वेश्चन नजर आएगा तो मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। आप लोग मुझे मैसेंजर के ऊपर कॉल नहीं कर सकते हैं वरना मैं फोन के अंदर से घुस के आपको जो है ना मुक्का मारूंगा आप लोगों से मुलाकात होगी कल, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।